अस्सलाम वालेकुम। सिटी एट 10 में खुश आमदीद। मैं हूँ फातिमा नासिर और इस खूबसूरत सुबह का आगाज़ एक साथ करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से हैं और अपना बहुत बहुत ख्याल रखें एंड ऑफ कोर्स कोशिश करें कि जितना भी हो सके काइंडनेस के साथ पेश आएँ, क्योंकि हो सकता है आपकी कोई छोटी सी बात, कोई छोटा सा एक्शन किसी और का दिन जो कि शायद परेशानी में या मुश्किल में गुजर रहा हो उसको आसान करते हो। कई दफ़ा दूसरों का बिहेवियर जो है बड़ी परेशानी हमें दे रहा होता है, लेकिन उस सिचुएशन में भी कोशिश करें कि डीप ब्रेथ्स लें और गुस्सा नहीं करें और अपने आप को पॉजिटिव रखने की कोशिश करें। कहना आसान है, करना मुश्किल है, ये चीज़ मैं समझ सकती हूँ। तो जी बाकायदा तौर पर प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और सबसे पहले बात करती है कि आइंदा 24 घंटे में फैसलाबाद शहर के मौसम के क्या सूरत हाल रहेंगे। अगर बात करें ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर की तो 29 डिग्रीज रहेगा और इसी के साथ कम से कम टेम्परेचर रहेगा 14 डिग्रीज और हवा 8 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चलेगी और बारिश के इम्कानात सिर्फ और सिर्फ 10% है। और ऑफकोर्स आपको पता है मौसम जो है ठंड की तरफ जाता हुआ नज़र आ रहा है। गर्मियाँ ऑलमोस्ट ख़त्म हो रही हैं शाम को और सुबह के वक्त मौसम बहुत अच्छा होता है। तो जी आप कोशिश करें कि अपने आप को ज़रा कवर कर लें शाम के वक्त और एसी वगैरह मैं कोशिश कर रही हूँ कि अब बस चलाना बंद कर दें या पंखे जो हैं वो मत चलाएं, क्योंकि ठंड लग जाती है या आपको कोई ना कोई ब्रीदिंग इश्यूज होने लग जाते हैं और स्मोक की वजह से भी ब्रीदिंग इश्यूज बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो अगर आप सुबह के वक्त या शाम के वक्त बाहर जा रहे हैं जब स्मोक ज़्यादा होती है तो आपने कोशिश करें कि आप अपने फेस को कवर कर लें या कम टाइम जो है वो बाहर गुजारें ताकि ब्रीदिंग इश्यूज जो कि स्मोक की वजह से हो रहे हैं वो आपको ना फेस करने पड़े। तो जी आपको पता है हमारा काम है आपको अपडेटेड रखना फैसलाबाद शहर के सूरत हाल के हवाले से और आज भी कुछ ऐसे ही करेंगे। अवैस हमारे साथ मौजूद होंगे जो कि बताएंगे रेलवे के हवाले से क्या सूरत हाल है। अस्सलाम वालेकुम अवैस। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का, आप सुनाएं ठीक ठाक हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अवैस। तो जी बताएं क्या सूरत हाल है रेलवे के? बिल्कुल, अगर आज ट्रेनों के हवाले से बात की जाए तो लाहौर से बराह रास्ता फैसलाबाद कराची जाने वाली कराक्रम एक्सप्रेस 3 घंटे 20 मिनट लेट रही है। कराची से बराह रास्ता फैसलाबाद लाहौर जाने वाली शाह हुसैन 2 घंटे 20 मिनट लेट रही है। रावलपिंडी से बराह रास्ता कराची जाने वाली पाकिस्तान एक्सप्रेस 3 घंटे 50 मिनट लेट रही है। रावलपिंडी से बराह रास्ता कराची जाने वाली सर सैयद एक्सप्रेस 2 घंटे 40 मिनट लेट रही है। मिलत एक्सप्रेस 2.5 घंटे और लाहौर से बराह रास्ता कराची जाने वाली गौरी एक्सप्रेस 2 घंटे, पेशावर से बराह रास्ता कराची जाने वाली रहमान बाबा एक्सप्रेस जो है वो 2 घंटे 20 मिनट लेट रही है। ट्रेनें तो रोजाना की बुनियाद पर लेट पहुंचती है, लेकिन आज की अहम खबर आज जो है वो ये है कि अब ट्रेनों के औकात कार में बेहतरी लाने के लिए और मुसाफिरों को सहूलत फराहम करने के लिए जो है वो तब्दीली सरकार की जानिब से ट्रेनों को आउटसोर्स करने का फैसला किया गया है। पहले गौरी और सर सैयद एक्सप्रेस आउटसोर्स थी और अब फैसलाबाद रेलवे स्टेशन पर पहुंचने वाली 6 ट्रेनों को आउटसोर्स किया जाएगा और निजी कंपनीज के हवाले किया जाएगा ताकि ट्रेनों के औकात कार में बेहतरी लाई जा सके और मुसाफिरों को सहूलत फराहम की जा सके। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अवैस इस बहुत ही डिटेल्ड अपडेट के लिए। और जैसे कि आपने सुना कि आखिर शायद ये देखने को मिल ही जाए कि ट्रेनें वक्त पर पहुंचेंगी और वक्त पर चलेंगी। और ऑफकोर्स प्राइवेट कंपनीज के साथ अगर आप कोई भी डीलिंग करते हैं या जो गवर्नमेंट के इदारे हैं जब उनको प्राइवेट कंपनीज के साथ कंबाइन होना पड़ता है तो आई थिंक वो एक कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन होती है और कोई पता नहीं होता कि सूरत हाल या तो बेहतरी की तरफ जा सकते हैं या तो बदतरी की तरफ जा सकते हैं और कुछ नहीं कहा जा सकता एट दिस मोमेंट इन टाइम। होप जरूर नजर आ सकती है कि हो सकता है और हम उम्मीद करेंगे बाकायदा तौर पे कि आने वाले वक्त में हमें वक्त की पाबंदी जो है नजर आए ट्रेनों के हवाले से। स्पेशली मुसाफिर जो हैं वो काफ़ी सफ़र करते हैं जब उन्होंने किसी ज़रूरी काम के लिए जाना होता है। जब एक मुसाफिर लेट हो रहा है तो फिर आगे उसके जो 10 और काम है जो कि उसने किसी और शहर जाके करने, किसी मजबूरी की तरफ वजह से आप कई दफ़ा जा रहे होते, परेशानी की वजह से जा रहे होते और जब आप वहाँ लेट पहुँचते हैं तो ऑफकोर्स आप उतना वक्त ही आप स्ट्रेस में रहते हैं। जितना भी वक्त आप सफ़र में गुजारते हैं स्पेशली वो आपका स्ट्रेस में ही गुजर जाता है। तो बहुत अच्छा रहेगा अगर ट्रेनों में जो है हमें वक्त की पाबंदी देखने को मिले। छोटे छोटे इश्यूज हैं जिन पर कुछ वक्त से काम नहीं किया गया जिसकी वजह से हमें ये इश्यूज देखने को मिलते हैं। आपको पता है कि जितने भी मुल्क तरक्की करते हैं एट द एंड ऑफ द डे उसके पीछे वक्त का पाबंद होना बड़ा ज़रूरी होता है। हम भी चाहते हैं कि हमारा नेशन जो है वो तरक्की करे और इसमें छोटी छोटी चीज़ें हैं जहाँ पर इंप्रूवमेंट लाई जा सकती है। स्पेशली ये ट्रेनों के हवाले से अगर बात करें तो काफ़ी सारे मुसाफिरों को इश्यूज फेस करने पड़ते हैं। तो हम यही चाहेंगे कि प्राइवेट कंपनीज और नॉट ट्रेन्स की जो टाइमिंग है उसके अंदर लाजमी तौर पे इम्प्रूवमेंट देखने को मिले ताकि जो स्पेशली मुसाफिर हैं उनको प्रॉब्लम्स ना फेस करनी पड़े। आपको पता है फैसलाबाद शहर के हवाले से और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि हमारी कोशिश होती है कि हम लोग हाइट
हाईलाइट करते रहें और डिफरेंट तरह के इश्यूज जो हैं मंजर आम पर लेकर आएँ। स्पेसिफिकली कई दफ़ा इश्यूज जो होते हैं वो पूरे मुल्क के होते हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि हमारा फोकस फैसलाबाद शहर पर होता है तो हमारी कोशिश होती है फैसलाबाद शहर के हवाले से बात करें। एंड ऑफ कोर्स आपको पता है कि हमारे किसी भी डिस्कशन को कंप्लीट नहीं किया जा सकता आप लोगों के इनपुट के बगैर। तो आप लोग अगर हमारे इस डिस्कशन का हिस्सा बनना चाहते हैं, आपके कोई एक्सपीरियंसेस हैं, कंसर्न्स हैं, ये सवालात हैं, तो नंबर स्क्रीन पर मौजूद होगा, कॉल करें और हमारे इस डिस्कशन का लाजमी तौर पे हिस्सा बने। आज भी बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ होंगे। आपको पता है कि ऑफिशियली मैट्रिक और एफएससी के रिजल्ट्स आ चुके हैं। जिन लोगों की यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन होने थे, एडमिशन्स भी हो चुके हैं। और जिस तरह के गवर्नमेंट की तरफ से पहले थोड़ा सा कन्फ्यूजन था कि आखिर बच्चों को पासिंग मार्क्स दिए जाएंगे या नहीं दिए जाएंगे, बट एक्चुअली में वो कर दिया गया है और पासिंग मार्क्स के साथ बच्चे पास हो चुके हैं। इस पे और भी डिटेल हासिल करेंगे। ऑफ कोर्स मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन हमारी कोशिश होगी कि जितना हो सके इस हवाले से बात करें। स्टूडेंट्स की क्या सूरत हाल हैं, उस्ताद और जो यूनिवर्सिटीज़ इन बच्चों को एक्सेप्ट कर रही हैं जो कि कोविड-19 के दौरानिए में या तो मैट्रिक या एफएससी से पास हुए हैं, तो किस तरह का फ्यूचर उनके लिए नजर आ रहा है, आने वाले वक्त में किस तरह के प्रॉब्लम्स उनको फेस करने पड़ सकते हैं पोटेंशियली। और ऑफ कोर्स अच्छी बात भी है क्योंकि बहुत सारे बच्चे इंतजार कर रहे थे इन रिजल्ट्स का, बहुत अरसे से वेट कर रहे थे, तो अच्छी बात है। और कंग्रेचुलेशंस भी उन लोगों को लिए जो लोग टॉप स्कोरर्स रहे हैं कोविड-19 के वक्त में भी। लेकिन जितने भी नंबर और मुश्किल वक्त था, मैं तो यही कहूँगी कि कोई परेशानी की बात नहीं है और बस कोशिश करनी चाहिए। आई थिंक कोशिश करना इंसान का फ़र्ज़ है और एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद होंगे जिनसे इसी हवाले से बात करेंगे, डिफरेंट तरह के एस्पेक्ट्स को कवर करने की कोशिश करेंगे। नंबर स्क्रीन पर मौजूद होगा, अपने सवालात लाजमी तौर पर हमारे इस डिस्कशन का हिस्सा बनाएंगे। तो जी हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान जो कि मौजूद है, उनका मैं एक दफ़ा इंट्रोडक्शन आपको करा देती हूँ। चौधरी मोहम्मद यूसुफ हमारे साथ मौजूद हैं जो कि रीजनल डायरेक्टर सुपीरियर कॉलेजेस फैसलाबाद हैं। आपको वेलकम करते हैं शो के अंदर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बिजी स्केड्यूल में से वक्त निकाला। आजकल तो और भी बिजी स्केड्यूल चल रहा होगा बिकॉज बच्चों के रिजल्ट आ गए हैं, जो अच्छे मार्क्स आ गए हैं, जिनके वो बहुत खुश है, जिनके अच्छे मार्क्स नहीं आए वो किसी को बता नहीं रहे, वो कह रहे हमसे पूछो ही मत। तो इस हवाले से थोड़ा सा बताएं क्या सूरत हाल है, किस तरह के मार्क्स रहे बच्चों के कोविड-19 के वक्त में, स्पेशली किस तरह का आउटकम रहा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फातिमा बहुत शुक्रिया। मैं जब भी आता हूँ तो अक्सर ट्रेनें लेट होती हैं, तो मैं अब दुआ करता हूँ कि हमारी जो ट्रेन का सिस्टम है वो टाइम पे हो जाए। और ये अच्छी खबर सुनने को मिली कि कुछ ट्रेनें प्राइवेटाइज भी हो रही हैं। अब आते हैं जी एजुकेशन की तरफ। आपको पता है कि पिछले 1.5 साल से कोरोना की वजह से काफ़ी हालात डिस्टर्ब रहे, और स्पेशली एजुकेशन के। तो इस साल रिज़ल्ट बड़ा डिफरेंट आया। मैं उसकी थोड़ी सी आपको एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा। जब हम छोटे थे तो हमारे बड़े यानी कि हमारे पेरेंट्स हमें कहा करते थे कि 1965 में जब इंडिया और पाकिस्तान की जंग हुई, तो उन दिनों जंग हुई जिन दिनों शायद कोई एग्ज़ाम चल रहे थे, तो उस जंग की वजह से बच्चों के एग्ज़ाम नहीं हो सके, तो उस वक्त की हुकूमत ने तमाम बच्चों को पास कर दिया। तो ये कहानी जब हम बच्चे थे हम सुनते थे तो मेरे तो जहन में नक्श हो गई। तो मैं सोचा करता था क्या कभी ऐसा हो सकता है हमारे साथ, या हम देखेंगे कि जी बच्चों को बगैर एग्ज़ाम के पास कर दिया जाए, बड़े बेहतरीन शानदार नंबर मिल जाएं। तो बहरहाल कोरोना की वजह से ये भी देखने को मिल गया हमारी इस नस्ल को। तो मैट्रिक के और इंटर के आपको पता है रिज़ल्ट आ चुके हैं और बड़े हैरानकुन भी हैं, शानदार भी हैं कि सैकड़ों बच्चे ऐसे हैं हर बोर्ड में जिनके 1100 आउट ऑफ 1100 नंबर जो हैं वो आए हैं। इवन बहुत सारे हज़ारों की तादाद में बच्चे ऐसे हैं जिनके 1090 से लेके 1100, सिर्फ 10 नंबरों की रेंज में हज़ारों बच्चे ऐसे हैं कि जिनके नंबर भी आए हैं। अब इसमें एक अजीब सी सिचुएशन भी पैदा हुई। मैं अगर एफएससी की बात करूं तो एफएससी में जिन बच्चों ने एमडी कैट का टेस्ट दिया उनके बहुत अच्छे नंबर नहीं आए एंट्री टेस्ट में, लेकिन एफएससी का रिजल्ट वो बड़ा ही शानदार आया। तो एक एंड पे देखें तो बहुत ही शानदार रिजल्ट हैं और दूसरे एंड पे देखें तो एवरेज रिजल्ट हैं। तो इस तरह की सिचुएशन आजकल बनी हुई है। तो वो बच्चे थोड़ा सा अपसेट भी हैं कि आया किसी अच्छे मेडिकल कॉलेज में मेरिट क्या बनता है, कैसे बनता है, ये चीज़ें अभी बच्चों को काफ़ी हद तक क्लियर नहीं, लेकिन उम्मीद है कि अगले कुछ दिनों में क्लियर भी हो जाएंगी। एक और बात इसमें बड़ी शानदार देखने को मिली कि पहली दफ़ा ऐसा हुआ जिन बच्चों के बड़े अच्छे नंबर आए मैट्रिक में या इंटर में, तो उनको लोग थोड़ा अजीब सी निगाहों से देख रहे हैं। जिनके थोड़े कम आए उनको अप्रिशिएट भी करें कि आपके सही नंबर हैं, लेकिन इसमें बच्चों का कोई कसूर नहीं। बच्चों ने यकीनन मेहनत की, किसी के नंबर कम आए ज़्यादा आए, तो ये कोविड की वजह से कुछ फार्मूला ऐसा बना कि अक्सर बच्चों को वैसे बेनिफिट हुआ। फिर उसके साथ साथ मैं ये कहूँगा कि बच्चों को अब घबराना नहीं चाहिए। बच्चों का पढ़ाई के हवाले से काफ़ी टाइम ज़ाया हुआ और अब
हमें ये लग रहा है कि बच्चा बहुत सीरियस हुआ है पढ़ाई के हवाले से। और मैट्रिक के अगर मैं बच्चों की बात करूं तो हमारे पास सुपीरियर की बात करूं तो सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस में मैट्रिक के रिज़ल्ट आने से पहले कुछ स्टूडेंट आ जाया करते थे, जी हम प्री क्लासेस पढ़ना चाहते हैं, जिन्हें हम प्लस क्लासेस का नाम भी देते हैं। तो इस साल वो तादाद कई गुना बढ़ चुकी थी। पेरेंट्स और बच्चों का कहना था कि अब बच्चे घर में रह के उकता चुके हैं, ये अपने तालीमी इदारों में जाना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, अपने फ्यूचर को सिक्योर करना चाहते हैं। तो ना सिर्फ सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस में बल्कि तमाम अच्छे इदारों में बच्चों ने रिज़ल्ट से पहले ही एडमिशन ले लिए। ये इस दफ़ा एक अच्छा ट्रेंड देखने को हमें मिला। और अब चूँकि आपको पता है कि मैट्रिक का रिज़ल्ट भी आ चुका है, तो अब बच्चे जो हैं बड़ी तेज़ी से तालीमी इदारों की तरफ जो हैं वो अट्रैक्ट हुए हैं। अब उनके रिज़ल्ट कार्ड भी उनके स्कूलों से मिलना शुरू हो गए हैं। तो अब बड़ी तेज़ी से बच्चे आ रहे हैं कि अब एफएससी में मेडिकल, इंजीनियरिंग, आईसीएस, आईकॉम, एफए मुख्तलिफ क्लासेस में एडमिशन अच्छा, एक चीज़ मैं पूछना चाहती हूँ, स्पेशली जो बच्चे मैट्रिक इस वक्त जो है वो उन्होंने पास की है, तो वो किस तरह से इंतखाब कर सकते हैं बेहतर तरीके से कि कौन से कॉलेजेस उनके लिए सही रहेंगे? कुछ कॉलेजेस की तरफ से स्कॉलरशिप भी दी जाती है, उस हवाले से भी थोड़ा सा बताइए। ये बड़ा अच्छा सवाल है आपका कि बच्चों के साथ साथ ना पेरेंट्स की भी एक साइकी होती है कि हम बच्चे को ऐसे इदारे में भेजें जहां बच्चे की तालीम के साथ साथ तरबियत का पहलू भी वहां पे नज़र आए। तो किसी भी तालीमी इदारे के इंतखाब के लिए मैं कहूँगा, मैट्रिक के बाद की बात कर रहा हूँ, इन दो चीज़ों को वो ज़रूर देखें, तमाम पेरेंट्स भी, स्टूडेंट्स भी। तो जो तालीमी इदारे तालीम के साथ साथ उनकी तरबियत कर रहे हैं, उनकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कर रहे हैं, उनकी तरफ आना चाहिए। वो तालीमी इदारे जिनकी बुनियादी वैल्यूज़ में स्टूडेंट सक्सेस टॉप पे है, टीम वर्क टॉप पे है, फेयरनेस टॉप पे है, यानी कि उनका बुनियादी मकसद ये है कि बच्चे की कामयाबी ही उनके इदारे की कामयाबी है। और एक्स्ट्रा करिकुलर जी जहाँ पे अच्छा, अब यहाँ पे मैं इसको दो हिस्सों में डिवाइड करूँगा। मैंने बात की तालीम की और साथ तरबियत की। तो सुपीरियर ग्रुप में हम ये करते हैं कि जो तालीम उनका सेगमेंट है उसको हम प्लान आईक्यू का नाम देते हैं, इंटेलिजेंट कोशेंट, कि हम उनको पढ़ाई में एक पूरा पैकेज देते हैं कि अभी जैसे कि मैट्रिक का बच्चा फर्स्ट ईयर में आ रहा है, तो फर्स्ट ईयर में सपोज बायो के टोटल लेक्चर कितने होंगे पूरे एक सेशन में, पहले लेक्चर में बच्चे ने क्या पढ़ना है, 10वें में, 15वें, 20वें में और 125वें लेक्चर में क्या पढ़ना है, ये प्लान करके दे देते हैं। फिर उनकी मंथली असेसमेंट कैसे लेनी है, उनकी पेरेंट टीचर मीटिंग्स कैसे करनी है, उनके प्री स्टैंडअप एग्ज़ाम, स्टैंडअप एग्ज़ाम और उसके बाद उनके प्री बोर्ड एग्ज़ाम, ये सारा हम काम करते हैं। इसी तरह बच्चे बुनियादी तौर पे ना दो तरह के आते हैं, एक पढ़ने वाले और एक ना पढ़ने वाले भी। पढ़ने वाले बच्चों को इस प्लानिंग के साथ पढ़ाना है कि वो बोर्ड में पोजीशन ले जाए, और जो एवरेज बच्चा है उसको इस तरह पढ़ाना है कि वो अच्छे नंबर ले, फेल ना हो, उसका किसी अच्छे इदारे में इंटर के बाद एडमिशन भी हो। तो इन दोनों की प्लानिंग चल रही होती है। हम इनको प्लान आईक्यू का नाम देते हैं। और प्लान ईक्यू क्या है? इमोशनल कोशेंट, कि बच्चे की जो इमोशनल इंटेलिजेंस है उसको हमने उजागर करना। और वो कैसे करना, आपने अभी कह दिया कि वो कुछ एक्टिविटीज़ उस बच्चे को चाहिए। वो करिकुलर एक्टिविटीज़ भी हो सकती हैं, को करिकुलर यानी कि, और एक्स्ट्रा करिकुलर भी, पढ़ाई से डायरेक्ट रिलेटेड भी हो सकती हैं, जिस तरह कोई क्विज कंपटीशन हो गए, पढ़ाई से रिलेटेड कोई एक्टिविटी हो गई, साइंस एग्जीबिशन हो गए, और कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी, जिस तरह कोई स्पोर्ट्स हैं, डिबेट कंपटीशन है। अभी रबीउल अव्वल का महीना चल रहा है, तो अक्सर तालीमी इदारों में नात की रात कंपटीशन चल रहे हैं, पूरे सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेज में भी चल रहे हैं। तो इस तरह की एक्टिविटीज चल रही है। टूर्स बड़े अहम हैं। कोरोना की वजह से 2 साल से बच्चों के टूर नहीं गए, वो भी प्लान में होते हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर बच्चे को मिल रही हैं किसी एक छत के नीचे, तो उस इदारे को ही सेलेक्ट करना चाहिए। बिल्कुल। एंड ऑफ कोर्स क्योंकि रिजल्ट्स काफ़ी देर के बाद आए हैं, बहुत अरसा बच्चों को इंतज़ार करना पड़ा इन रिजल्ट्स के लिए, और अब जाकर यूनिवर्सिटीज़ में भी एडमिशन होंगे। तो उस हवाले से किस तरह से चल रहा है? यूनिवर्सिटीज़ के अंदर कब स्टार्ट हो रहे हैं सेशंस, और किस तरह से यूनिवर्सिटीज़ प्लान कर रही है कि बच्चों को सपोर्ट किया जाएगा इस दौरान? यूनिवर्सिटीज़ में अब इंटर के बाद, यहाँ मैं एक फ़र्क बता दूँ, मैट्रिक के बाद बच्चा चाहे किसी सरकारी कॉलेज में जाए, प्राइवेट कॉलेज में जाए, उसके पास ऑप्शन क्या है? उसने एफएससी करनी है, उसमें 2 ही कॉम्बिनेशन है, मेडिकल, नॉन मेडिकल। उसने आईसीएस करना है, उसने आईकॉम करना है, या एफए करना है। बच्चा कहीं भी पूरे पाकिस्तान में जाए, यही 3-4 कॉम्बिनेशन है। लेकिन इंटर के बाद एक वैरायटी नज़र आती है हमें। वहाँ मेडिकल, जिस बच्चे ने एफएससी मेडिकल पढ़ा, तो उसकी यकीनन ये ख्वाहिश होती है कि वो डॉक्टर बने, तो उसका दाखिला किसी अच्छे मेडिकल कॉलेज में हो।
या मेडिकल यूनिवर्सिटी में हो, वो चाहे MBBS है या BDS है, फर्स्ट प्रायोरिटी बच्चों की ये है। अब पूरे पाकिस्तान में उस बच्चे ने ऐसे कॉलेजेस में अप्लाई भी करना है। अब अगर ड्यू टू एनी रीज़न मेडिकल MBBS और BDS में एडमिशन नहीं होता बच्चों का, तो उनके पास एलाइड हेल्थ साइंसेज की दर्जनों ऑप्शन मौजूद हैं, जिसमें DPT है, डॉक्टर फिजियोथेरेपी है, और इस तरह की काफ़ी ज़्यादा डिग्री। बायोमेडिकल साइंसेज में बहुत सारे ऑप्शन। बिल्कुल, ये आ जाती, एक सेगमेंट ये है। दूसरा है इंजीनियरिंग का। अब बच्चों को इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस में भी एक क्रेज़ होता है कि हम बेस्ट ऑफ द बेस्ट इदारों में जाएं, जिस तरह UET है, जिस तरह गुलाम इसाक खान है, जिस तरह नस्ट है, एंड सो ऑन। तो उनके सब के एंट्री टेस्ट तो हो चुके हैं, अब उनकी मेरिट लिस्टें कुछ की लग गई हैं, कुछ की लगनी है। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कहते हैं कि हमने किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, क्या करना है। आजकल ट्रेंड इंटर के बाद बहुत ज़्यादा चल रहा है, वो है BS प्रोग्राम्स का। वो BS कंप्यूटर साइंस में बच्चा कर सकता है, BS IT में कर सकता है, इवन BS इंग्लिश भी हो रहा है अब तो, प्योर साइंसेज में भी BS चल रहे हैं। तो आजकल ये ट्रेंड है कि बहुत सारे बच्चों की ख्वाहिश ये होती है कि हम BS प्रोग्राम करके बैरून मुल्क भी पढ़ने के लिए चले जाएं। तो 4 साल डिग्री करने के बाद जो BS की है, उसके बाद वो अब्रॉड भी जा सकते हैं और वहाँ जाके आला तालीम भी हासिल कर सकते हैं। हाँ, यूनिवर्सिटीज़ में आपने कहा था, तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनकी मेरिट लिस्टें लग चुकी हैं, कुछ की इसी महीने ये एडमिशन प्रोसेस मुकम्मल हो जाएगा और बाय द स्टार्ट ऑफ नवंबर क्लासेस शुरू हो जाएंगी, बच्चा फिर जाके पढ़ेगा। एक बड़ा इम्पॉर्टेंट सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, स्पेशली सुपीरियर कॉलेजेस के हवाले से, कि क्या चीज़ है जो कि सेट्स इट अपार्ट, कि ऑफ कोर्स बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं, बहुत सारे कॉलेजेस हैं, लेकिन क्या चीज़ें हैं, क्या फैक्टर्स एंड एस्पेक्ट्स हैं विच मेक इट डिफरेंट? बड़ा अच्छा सवाल है। देखें, कुछ यूनिकनेस होनी चाहिए, कुछ पॉइंट ऑफ डिफ्रेंसिएशन होने चाहिए कि जो बाकी इदारों से आपको मुख्तलिफ कर दें। उससे मैं कहूँगा कि अगर हम पूरे सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस की अक्रॉस द पाकिस्तान बात करें, तो अल्हम्दुलिल्लाह जब बच्चा यहाँ पे आता है तो सुबह हम सब टीचर्स मिलकर उनको वेलकम कहते हैं और पूरे कैंपस में कुरान पाक की तिलावत जो है वो चल रही होती है, तो बच्चे का दिन का आगाज़ ही बड़ा अच्छा होता है। एक तो ये। दूसरे नंबर पे आपको पता है आजकल IT का दौर है, तो हम बच्चों को बहुत सारी चीज़ें ऐसी दे रहे हैं जो कोरोना में सामने आई ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम के तहत, कि बच्चे ने अगर आज एक लेक्चर केमिस्ट्री का पढ़ा है और ड्यू टू एनी रीज़न कुछ बच्चे एब्सेंट रहे, बीमार हो गए, वो घर में हैं, तो वो लेक्चर अपना उसी दिन घर बैठ के ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं। फिर बच्चों की हमने वेब पोर्टल्स बना दिए और उसमें बच्चों की अटेंडेंस का सिस्टम, उनके एकेडमिक सिस्टम, उनकी एकेडमिक प्रोग्रेस, वो सारी एक क्लिक पे बच्चा या उनके पेरेंट्स भी देख सकते हैं। फिर उसके साथ साथ बच्चों को हमने ये जो पूरा पैकेज मैंने आपका जिक्र किया एकेडमिक प्लान, वो बच्चों को इवन उनके पेरेंट्स से शेयर कर लेते हैं कि बच्चे ने कैसे अपने इस एकेडमिक सिस्टम को लेके चलना है। फिर उसके साथ साथ आगे चलें तो बच्चों की वक्तन फ़वक्तन कैरियर काउंसलिंग हम करते हैं, मोटिवेशनल लेक्चर करवाते हैं, तो ताकि बच्चों की पर्सनैलिटी पे बड़ा पॉजिटिव असर आए। देखें, बच्चे हमारी सोसाइटी का बड़ा अहम हिस्सा हैं, इन्होंने ही कल को आगे जाके पाकिस्तान का फ्यूचर बनना है, जो कि आज पाकिस्तान का प्रेजेंट भी है। तो अगर हम इनकी अच्छी तरबियत कर देते हैं और आगे चल के अच्छे पाकिस्तानी बन जाते हैं, तो यही सुपीरियर का ऑब्जेक्टिव है। एक बात और बता दूं कि कोई भी ऐसा तालीमी इदारा जिसने प्लानिंग के साथ अपना एक विजन सेट किया, अपना ऑब्जेक्टिव सेट किया, अपनी वैल्यू सेट की, वो एक अच्छा इदारा ही होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस का जो विजन है वो है ही यही कि हमने स्टूडेंट्स की नंबर 1 चॉइस बनना है और पाकिस्तान का सबसे सुपीरियर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बनना है। वैल्यूज़ की बात करें तो सबसे पहली वैल्यू हमारी जिसमें हम समझते हैं कि हम खड़े हैं, वो है स्टूडेंट्स की कामयाबी। बिल्कुल, एंड ऑफ कोर्स अगर बात करें ऑफ कोर्स स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी होता है, सो इम्पॉर्टेंट टू चूज़ द राइट इंस्टीट्यूशन, और मज़ीद भी गुफ्तगू करेंगे ऑफ कोर्स सुपीरियर कॉलेजेस के हवाले से। मैं चाहूँगी और भी डिटेल से इंफॉर्मेशन लें, लेकिन उससे पहले बिल्कुल छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक सिटी एट 10 में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक में जाने से पहले बात कर रहे थे कि किस तरह से एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो है वो आगे बढ़ रहे हैं कोविड-19 की दुनिया में, लेकिन हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है, पहले उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम जी, आप ठीक ठाक हैं? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं?
मैं बहुत ठीक हूँ, अल्लाह पाक का शुक्र है। मेरा नाम मोहम्मद अकबर मलिक है और मैं अल्लामा इकबाल कॉलोनी सुंदी रोड फैसलाबाद से बोल रहा हूँ। जी जी। हम आपकी ये सारी फैमिली आपके प्रोग्राम्स हैं वो बड़े शौक से देखते हैं, क्योंकि ये थैंक बहुत यू ही सो सिटी मच। 41 थैंक की यू सो बड़े मच उम्दा प्रोग्राम और इंफॉर्मेटिव होते हैं। अच्छा, ये साहब बैठे मोहम्मद यूसुफ साहब जो कि रीजनल डायरेक्टर हैं सुपीरियर कॉलेजेस के। जी 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 बिल्कुल। अच्छा, मेरे इनसे दो सवाल है मैम। एक तो ये है कि जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं जितने भी फैसलाबाद में, क्या पूरे पाकिस्तान में, इनके अदारों में आज तक कोई भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी उस लेवल पे नहीं हो सकी, या इन कॉलेजेस के पास जो स्टूडेंट हैं वो स्पोर्ट्स में सिटी लेवल, पाकिस्तान लेवल, क्या सूबाई लेवल पे भी अपना नाम ये इदारे ना स्पोर्ट्स में नहीं बना सके, सिवाय इसके कि ये सिर्फ जो इनके फीसेस है या दूसरे मामला है वो हर वक्त ये इंक्रीज करते हैं स्टूडेंट पर, जबकि ये अपनी कॉलेजेस की तरफ से कोई एक्सपेंडिचर स्पोर्ट्स एक्टिविटी पे या उनके कोई भी ज़हनी नशो नुमा पे ये इदारे खर्च नहीं करते। एक सवाल। दूसरा सवाल मेरा ये है कि जब छुट्टी होती है कॉलेजेस में, मुख्तलिफ कॉलेजेस में इंक्लूडेड जिस सुपीरियर कॉलेज, ये यूं ही स्टूडेंट आउट होते हैं जो बॉयज हैं स्पेशली, उनका एटीट्यूड इतना रफ होता है रोड्स पे, ऐसे होता है कि जैसे ये एक पढ़े लिखे दायरे से बाहर नहीं आए, ये किसी खुदा न खास्ता कोई प्रिजन से बाहर आए, यानी कैद खाने से आए हैं। तो उनका जो रवैया होता है पब्लिक के साथ वो बड़ा रफ होता है। तो मेरा यूसुफ साहब से रिक्वेस्ट है कि इन दोनों चीजों के बारे में को गौर व खोज करें, स्पोर्ट्स एक्टिविटी में अपने दारों की तरफ से फंड्स लगाएं और जो उनकी ज़हनी नशोनुमा बेहतर करने के लिए उस पर भी गौर फरमाएं। थैंक यू। बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया कॉल करने का और बहुत ही दो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रेज करने के लिए। यूसुफ साहब बिल्कुल आप, मुझे नहीं पता आप अग्री करते हैं या डिसअग्री करते हैं उनकी बात से, लेकिन स्पोर्ट्स में स्पेशली आगे आना चाहिए, चीज़ों को लेकर बड़ा ज़रूरी है आज के वक्त में कि ना सिर्फ पढ़ाई में फोकस हो बल्कि ऑल्सो एक्स्ट्रा करिकुलर्स की तरफ भी बहुत सारा ध्यान हो। तो स्पोर्ट्स में क्यों इन्वेस्ट नहीं किया जाता? किसी की भी दूसरी राय नहीं होगी कि एक सेहतमंद जो है दिमाग एक सेहतमंद जिस्म नहीं होता है, इसमें तो किसी की दूसरी राय नहीं है। यहाँ मैं, हमारे भाई जिन्होंने कॉल की, शायद उन्हें थोड़ी डिटेल नहीं पता कि प्राइवेट कॉलेजेस में ही आजकल स्पोर्ट्स पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। उसकी टू द पॉइंट अगर मैं जवाब दूँ, फैसलाबाद बोर्ड में तमाम कॉलेजेस की जो स्पोर्ट्स की गेमें होती हैं उसका पूरा प्लान आता है और कोई 25 से ज़्यादा गेमें, और बड़ी शानदार गेमें होती हैं। बोर्ड को मैं इस चीज़ का क्रेडिट दूंगा कि पढ़ाई के साथ साथ बच्चों में खेल और स्पोर्ट्स को फ़रोग दे रहा है। ना सिर्फ फैसलाबाद बोर्ड, पूरे सूबा पंजाब के 9 बोर्ड एजुकेशन बोर्ड है, वो सारी कर रहे हैं। अब वो जब सारी खेलें मुकम्मल हो जाती हैं तो उसके बाद जाहिर है ओवरऑल किसी ने विक्ट्री स्टैंड पे आना है, ओवरऑल किसी ने फर्स्ट आना है, सेकंड या थर्ड। तो मैं यहाँ ये कहूँगा कि विक्ट्री स्टैंड पे हमेशा प्राइवेट कॉलेजेस ही आपको नज़र आएंगे, या ऑन द रिकॉर्ड बात कर रहा हूँ, आप बोर्ड से वेरीफाई करवा सकते हैं। विक्ट्री स्टैंड पे यानी कि ओवरऑल तमाम गेमों में जो फर्स्ट आया वो भी एक प्राइवेट कॉलेज होगा, सेकंड भी, थर्ड भी। गवर्नमेंट कॉलेजेस हमें वहाँ पे कम नज़र आते हैं। अगली बात ये कि हम भी स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा ही फोकस कर रहे हैं। स्पोर्ट्स दरअसल प्राइवेट इदारों में ना दो तरह की होती हैं। एक होती हैं प्रोफेशनल स्पोर्ट्स, यानी कि हमने प्रोफेशनल प्लेयर को एडमिशन देना है, उनकी ट्रेनिंग करवानी है, उनकी कोचिंग करवानी है, उनके कैंप लगवाने हैं और फैसलाबाद बोर्ड में उनको खिलाना है और गोल्ड मेडल जीतना है। इस पूरे हिस्से को कहते हैं प्रोफेशनल स्पोर्ट्स। और इस साल भी, बल्कि मैं कुछ दिन पहले की बात है, 2-3 दिन पहले की, अपने जो डायरेक्टर स्पोर्ट्स हैं उनसे मैं लड़ रहा था। वो कहते थे सर हमने 125 स्पोर्ट्समैन को फ्री एडमिशन देना है, 125 बच्चों को फ्री एडमिशन देना है। हमने ट्रायल किए हैं, बड़े शानदार बच्चों की सिलेक्शन की है स्पोर्ट्स बेस पे, तो हमने इतने बच्चों को फ्री एडमिशन देना है। तो मैंने कहा 125 ज़्यादा, हमको 100 के करीब, 80 के करीब फ्री दाखिले करेंगे। तो हम स्पोर्ट्समैन को जी हर साल मोर देन 100 बच्चों को फ्री एडमिशन देते हैं, उनसे 1 रुपया भी फीस नहीं लेते, बल्कि उन पे हमारा बहुत खर्चा आता है। और ये क्राइटेरिया क्या होता है? इनका क्राइटेरिया दो होते हैं, इनके दो क्राइटेरियाज हैं। क्या वो बच्चा, मसलन मैं एक मिसाल देता हूँ कि एक फुटबॉल का प्लेयर है, क्या उस बच्चे ने मैट्रिक लेवल पे किसी अच्छे क्लब की तरफ से फुटबॉल के मैच में हिस्सा लिया? अगर लिया तो विन किया। क्या मैट्रिक लेवल पे भी बोर्ड की कुछ जो गेमें होती हैं स्कूलों की उनमें हिस्सा लिया? तो ये सारी चीज़ें हमारे सामने आ जाती हैं। फिर हम उसके बाद उन बच्चों के ट्रायल लेते हैं।
हमारे आप सोशल मीडिया पेजेस पे जाके देख सकते हैं, हम पिछले 1 माह से स्पोर्ट्स बेसिस पे बच्चों के ट्रायल ले रहे हैं और अब हम इन बच्चों को फिर इंटरव्यू करते हैं, फाइनलाइज करते हैं और जब फाइनल हो जाते हैं तो उसके बाद इन बच्चों की कोचिंग, इनकी किट्स, इनके ट्रैक सूट, इनकी कैंपिंग, वो सारा खर्चा फ्री होता है और इनको खिलाना होता है। मकसद ये होता है कि बाकी बच्चों के लिए भी वो एक एग्जाम्पल बने कि जनाब स्पोर्ट्स भी सोसाइटी में जो यूथ है वो इतनी अहम है जितनी पढ़ाई अहम है। ये दोनों साथ साथ ही हैं, इसमें कोई शक नहीं। एक तो ये मेरा जवाब था कि हम स्पोर्ट्स पे अच्छे खासे एडमिशन करते हैं और बहुत ज़्यादा फंड्स लगाते हैं। दूसरे ऐसे बच्चे होते हैं जो प्रोफेशनल प्लेयर नहीं होते, वो शौक से खेलते हैं कि क्रिकेट आपको पता है बच्चे खेल रहे हैं, बैडमिंटन खेल रहे हैं, टेबल टेनिस। तो इन बच्चों के लिए हम साल में कोई हफ्ता या 10 दिन स्पोर्ट्स वीक सेलिब्रेट करते हैं। वो आमतौर पे फेब में करते हैं हर साल। तो कोरोना की वजह से वो भी डिस्टर्ब हुआ, तो हर साल हम फरवरी के महीने में स्पोर्ट्स वीक सेलिब्रेट करते हैं। उसमें तमाम बच्चों की गेम्स, इवन फैसलाबाद की बात करें तो इकबाल स्टेडियम, हॉकी स्टेडियम, बड़े वेन्यूज़ में उनको ले जाते हैं। बोड़ावाला क्रिकेट ग्राउंड है, वहाँ क्रिकेट मैच करवाते हैं। ना सिर्फ फैसलाबाद, हमारे सराउंडिंग में हमारे जितने भी कॉलेजेस हैं वो इन बच्चों को बड़ा खूबसूरत एक स्पोर्ट्स वीक का प्लेटफॉर्म देते हैं। तो उन बच्चों के अंदर भी छुपी हुई सलाहियतें हैं वो सामने आ जाती हैं। तो स्पोर्ट्स पर जी हम फोकस अच्छा कर रहे हैं। बिल्कुल जी, अब आपने ये तो बता दिया, अब मैं जानना चाहती हूँ कि इसमें कितना परसेंटेज जो है वो फीमेल एथलीट्स की होती है या फीमेल प्लेयर्स की होती है? ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपने बड़ा टेक्निकल सवाल किया। रेशो कम है कि अगर हम तकरीबन 100 स्पोर्ट्स बेस पे बॉयज़ को एडमिशन दे रहे हैं ना फ्री, तो उसमें से कुछ 10 से 15 फीमेल स्टूडेंट्स होती हैं, तो उनकी रेशो कंपैरेटिवली कम है। हम इस चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं और मैं आपके इस चैनल से ये ज़रूर कहूँगा कि कोई भी फैसलाबाद डिवीज़न में कोई भी स्टूडेंट, चाहे वो बॉयज़ में से है, गर्ल्स में से, वो अच्छा स्पोर्ट्स प्लेयर है किसी भी गेम से रिलेटेड, तो आएँ हमारे किसी भी कैंपस में रब्ता करें, हम उसको फ्री एडमिशन देंगे। हाँ, ट्रायल लेंगे, उसके कोचेस से मिलेंगे। अगर उस बच्चे की या बेटी की परफॉर्मेंस अच्छी है तो आएँ जी, हम उसको फ्री एडमिशन देते हैं। बिल्कुल जी, और ऑफ कोर्स इस तरह से बैलेंस ही होना चाहिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि चाहे वो हमारी लड़कियां हों, लड़के हों, सब आगे आए, आकर स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करें। तो जी अब एक और चीज़ है जो कि ऑफ कोर्स मैं चाहती हूँ कि मैं आप लोगों को बताऊँ। आपको पता है इंटरेस्टिंग कोई चीज़ और मैं आप लोगों को ना बताऊँ ये पॉसिबल ही नहीं हो सकता है। तो मैं मेंशन करना चाहती हूँ यहाँ पे कि गो लूट लो की तरफ से आप लोगों को मौका दिया जा रहा है हर रोज 1 लाख रुपए जीतने का। 100,000 रुपीज रोजाना आपको जीतने का मौका दिया जा रहा है गो लूट लो की तरफ से। सिर्फ आपने इतना सा करना है, जो आपकी स्क्रीन के ऊपर QR कोड नजर आ रहा है आपने उसको स्कैन करना है और आपने शामिल हो जाना है, जिसके बाद आप बड़े आराम से अपने आप को ये मौका प्रोवाइड कर सकते हैं कि एक दफा फिर मैं बता दूं कि 1 लाख यानी कि 100,000 रुपीज आप जीत सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ स्कैन करें इस QR कोड को जो कि स्क्रीन पर विजिबल हो रहा है और इस लीग के अंदर अपने आप को शामिल कर लें। और सिर्फ आपने इतना करना है, आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करें फौरन से और अपने आप को ये चांस दें, क्योंकि हो सकता है कि ये जो 100,000 रुपीज हैं ये आप ही के हिस्से में लिखे हों। तो जी ये मैसेज मैंने आप लोगों तक पहुंचा दिया है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट मैसेज है। 100,000 रुपीज जीतने का मौका और इतनी चीजें आप खरीद सकते हैं। इतने पैसों से तो बंदा कितनी सारी शॉपिंग की जा सकती है और बड़े जरूरी कामों के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। इसीलिए गो लूट लो ने आप लोगों के लिए ये ऑफर जो है अवेल किया है। और अगर आप अवेल करना चाहते हैं, एप्लीकेशन को डाउनलोड करें जल्दी से और साथ ही साथ ये जो QR कोड जो है आपकी स्क्रीन पर मौजूद है, आप इसको स्कैन करें और ऑफ कोर्स इस लीग के अंदर शामिल हो जाएं। बहुत ही मज़ेदार सी चीज़ें होती हैं, स्पेशली जब आप एक लीग का हिस्सा बन रहे होते हैं एंड आपको एक मौका दिया जा रहा है कि आप पैसे जीत सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स डिपेंड करता है कि किस तरह की प्रायोरिटीज़ हों, लेकिन कभी भी मुझे तो यही लगता है कि हमेशा इस तरह के ऑफर्स को अवेल करना चाहिए, अपने आप को ये चांस देना चाहिए, क्योंकि कोई पता नहीं होता कि कल को आपकी लाइफ में क्या होने वाला है। और हो सकता है कि ये जो ऑफर है, स्पेशली मैं आप लोगों को बता ही इसलिए रही हूँ, और गो लूट लो ने ये ऑफर सिर्फ और सिर्फ इसलिए किया हो क्योंकि आपकी किस्मत में ये 100,000 रुपीज लिखे हों। तो जी जल्दी से इस QR कोड को स्कैन कर लें, साथ ही साथ गो लूट लो की एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें। और ऑफ कोर्स आपको पता है कि लाइफ में बहुत अच्छी चीज़ें हों, इसमें कोई बुराई नहीं होती है। और 100,000 रुपीज़ के साथ हो सकता है बहुत सारी इश्यूज जो हैं आप उनको डील कर सकें, या फिर सिर्फ अगर आप चाहते हैं कि जाकर शॉपिंग करें तो आप वो भी कर सकते हैं। और
मज़ेदार ऑफर गो लूट लो की तरफ से आप लोगों को दिया जा रहा है। तो जी जल्दी से एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, QR कोड को स्कैन करें। और मुझे हमेशा से बहुत शौक रहा है, मुझे होता है कि हमेशा अगर इस तरह की कोई चीज़ मैं देखूँ तो उसमें मैं ज़रूर अपने लक को ट्राई करके देखूँ, बिकॉज यू नेवर एवर नो कि किस तरह से आपका लक जो है आपकी साइड पे टर्न कर सकता है। और बहुत दफ़ा इस तरह से होता है, आप लोगों ने बहुत सारी ऐसी कहानियाँ भी सुनी होंगी जहाँ पर ओवरनाइट लोगों का लक जो है वो टर्न कर जाता है। और हमेशा जब डिफरेंट तरह की चीज़ें हमें देखने को मिलती है, स्पेशली एप्लीकेशंस की तरफ से, और ये जो कंपनीज हैं स्पेशली टेक्नोलॉजी की कंपनीज, एंड दे आर ऑलवेज कमिंग अप विद थिंग्स जो कि इतनी इनोवेटिव होती हैं एंड एक्चुअली यू नो हैव अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन योर लाइफ। जब मैंने इस ऑफर के बारे में सुना गो लूट लो की तरफ से, तो आई वाज वेरी वेरी एक्साइटेड और मुझे फौरन था कि मैं जल्दी से इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लूँ या इस QR कोड को स्कैन करके इस लीग का हिस्सा बन जाऊँ, क्योंकि आई जस्ट यू नो आई नीड टू होप कि ये 100,000 रुपीज़ जो है तो मैं भी आपके साथ इस लीग में शामिल हूँ पूरे तरीके से, और मैं पूरा कंपटीशन देने वाली हूँ आप लोगों को। तो गो लूट लो की ये जो अमेजिंग 100,000 रुपीज़ जीतने के लिए आपको मौका दिया जा रहा है। इस लीग के अंदर जल्दी से शामिल हो जाएं, QR कोड को स्कैन करें, एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। हो सकता है यू नो मैं भी पूरी तरह से उम्मीद कर रही हूँ कि हो सकता है मैं ही ना जीत जाऊँ। तो जी अपने डिस्कशन को हम लोग दोबारा से कंटिन्यू करते हैं और आगे बढ़ाते हैं बातचीत को। आपको पता है हमारी कोशिश होती है हमेशा जो इम्पोर्टेंट इश्यूज़ हैं उनके हवाले से ज़रूर बात करें। अभी जिस तरह से फीमेल एथलीट्स के हवाले से हम बात कर रहे थे, बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, बिकॉज हम चाहते हैं कि हमारी जो लड़कियां हैं वो भी आगे हैं, उनको भी पीछे से पूरा सपोर्ट दिया जाए। तो सुपीरियर कॉलेजेस की तरफ से तो ये लाजमी तौर पे दिया जा रहा है, एंड आई रियली होप कि बाकी प्राइवेट एंड गवर्नमेंट कॉलेजेस की तरफ से भी ये सपोर्ट प्रोवाइड किया जाए, ताकि खवातीन जो हैं, जो लड़कियां हैं कॉलेजेस में हैं, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर है, वो भी आगे आए, अपने स्पोर्ट्स और पैशंस को परस्यू करें। और आपको पता है क्रिकेट के तो हम वैसे ही बहुत बड़े फ़ैन हैं, बट सिर्फ क्रिकेट की बात नहीं हो सकती। मुझे पता है आजकल सिर्फ क्रिकेट की बात हो रही है, बट हमने सिर्फ क्रिकेट नहीं है और भी बहुत सारे स्पोर्ट्स हैं, और हम चाहते हैं कि हर स्पोर्ट के अंदर आकर हमारी पूरी रिप्रेजेंटेशन हो ग्लोबल स्टेज के ऊपर, औरतों की तरफ से भी और लड़कियां और लड़के दोनों की तरफ से। तो ऑफ कोर्स डिस्कशन को आगे भी बढ़ाएंगे, लेकिन ब्रेक का वक्त हो गया, तो ऐसा करते हैं ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक सिटी एट 10 में एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। ब्रेक में जाने से पहले बात कर रहे थे एजुकेशन सेक्टर के हवाले से, किस तरह से चीज़ें इम्प्रूव कर रही हैं, किस तरह से कोविड-19 की दुनिया में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन हमें एक कॉल रिसीव हुई थी जिसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हाईलाइट किया था, उस हवाले से मैं बात करना चाहूँगी। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये भी बता दूँ कि अगर आप लोग हमारे इस डिस्कशन का हिस्सा बनना चाहते हैं, आपको कोई एक्सपीरियंस, कंसर्न्स या सवालात हैं, तो जो नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है उस पर आप कॉल कर सकते हैं। और हमेशा याद रखें आपके सवालात बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कॉल करें और अपने सवालात को इस डिस्कशन का हिस्सा बनाएं। तो जी बड़ा ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हमारे कॉलर की तरफ से हाईलाइट किया गया था ब्रेक में जाने से पहले, कि बहुत दफ़ा, बल्कि आई थिंक ये हम सब ने शायद एक्सपीरियंस किया होगा, किसी भी यूनिवर्सिटी को, कॉलेज को छुट्टी होती है, इवन स्कूलों में छुट्टी होती है, बच्चे बाहर निकलते हैं, स्पेशली लड़कों की तरफ से आपको ग्रुपिंग और क्राउड बने हुए नजर आते हैं, जो कि बिल्कुल एक सोचने की बात है उस मोमेंट पे कि इस तरह से जमा होने का क्या है, और जिस तरह से उनको पता नहीं कहीं से प्रिजन से, जिस तरह हमारे कॉलर ने भी मेंशन किया कि आज़ाद किया जा रहा है। अब इसके अंदर कोई अपना ओपिनियन देने की बात नहीं है। ऑफ कोर्स जिस तरह से हमारे कॉलर ने मेंशन किया उसी तरह से मैं आपको ये सवाल पुट करना चाह रही हूँ कि क्यों इस तरह से होता है, कहाँ पर गया वो एक जो ज़माना था तरबियत के हवाले से, या किस तरह से सोसाइटल सिचुएशंस के अंदर किस तरह से एक्ट करना चाहिए, क्या कहेंगे इस हवाले से? इसमें 2-3 फैक्टर हैं और सवाल बड़ा अच्छा था उनका। और वाकई ऐसा देखने को मिलता है कि जब किसी कॉलेज से छुट्टी हुई तो उस वक्त बच्चों का एक जो हजूम बाहर निकलता है एक, और ऐसा लगता है पता नहीं वो आज़ाद हो गए हैं किसी जगह से। वो दरअसल इसमें 2-3 चीज़ें हैं। एक तो एज फैक्टर है उनका, कि वो सारा दिन 5 घंटे बैठे रहे हैं, चुप करके पढ़ते रहे हैं, और इसके बाद उन्हें वाकई ऐसा लगता है अब हमें थोड़ी आज़ादी मिली है। ये बच्चों की सोच है, हमारी नहीं, बच्चों की। दूसरी बात यह कि इसमें ना बच्चों की तरबियत का एलिमेंट बहुत अहम है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं या कुछ क्लासेस ऐसे भी मिलती हैं, छुट्टी हुई, ऑफ टाइम हुआ तो बड़ी तरतीब से क्यू बना के वो गेट तक आते हैं, अपनी अपनी बाइक पे या जैसे भी वो घर जाना चाहते हैं वो चले जाते हैं। बच्चों को हम भी पेरेंट्स की तरह बहुत ज़्यादा गाइड करते हैं और उनको सिंपली 2-3 बातें समझाते हैं। बेटा सबसे ज़्यादा अहम इस दुनिया में ना वो इंसानी जान है, सेहत है। अगर ये सब कुछ है तो दुनिया अच्छी है, सब कुछ अच्छा, अगर नहीं है तो कुछ भी अच्छा नहीं है।
हम अखबारों में पढ़ते हैं, अक्सर सुनने को मिलता है कि यंग बच्चे, टीनेज के बच्चे वन व्हीलिंग कर रहे हैं, और वो जी एक थ्रिल पैदा करने के लिए, एक एडवेंचर पैदा करने के लिए जी हम वन व्हीलिंग करते हैं, ड्रैगिंग करते हैं, रेसें लगाते हैं। तो कहीं ना कहीं 100 में से 1-2 बच्चे ऐसे भी सामने आ जाते हैं जिनका कोई एक्सीडेंट हो जाता है, और अल्लाह की तरफ से कुछ हुक्म भी आ जाता है, कोई डेथ भी हो जाती है बच्चों की। तो ये समझाते हैं बच्चों को, लेकिन वो शायद उम्र का तकाजा है, कुछ भी कह लें। 100 बच्चों को समझाया है तो 100 के 100 नहीं समझते, अगर 80 समझे हैं तो 20 नहीं भी समझते। यही तो उम्र है जी हल्ला गुल्ला करने की। अब हम क्या बूढ़े बाबे बन गए हैं कि हम जनाब आहिस्ता आहिस्ता मोटरसाइकिल चलाएं, ये करें वो करें। उनको प्रॉपर गाइड करते हैं, बेटा अगर आप बाइक चला रहे हैं आप हेलमेट पहन के चलाया करें, आपका लाइसेंस नहीं बना। हमने पिछले सालों में कई दफ़ा ऐसा हुआ, सिटी ट्रैफिक पुलिस फैसलाबाद के ताउन से कॉलेज के अंदर हमने बच्चों के एक वो फ्री कैंप भी लगवाए, जिसमें हम बच्चों के वो लर्निंग लाइसेंस वगैरह भी जारी करवाते हैं। बिल्कुल जी, और हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अरे जी, कॉल ड्रॉप हो गई है लगता है, आप दोबारा कॉल कर सकते हैं। और याद रखें आपके सवाल बहुत ज़रूरी हैं, तो हमारे डिस्कशन का हिस्सा लाजमी तौर पे बने। जहाँ से बात छोड़ी थी वहीं से। तो मैं ये कह रहा था, बच्चों को हम गाइड करते हैं, ख़ास तौर पे जो बाइकर्स हैं, कि ज़रा एहतियात से चलाइए, हेलमेट का यूज़ कीजिए, लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। बल्कि हमें ना 1-2 बच्चों ने पिछले साल में ये कहा कि हम घर से कॉलेज आ रहे थे तो ट्रैफिक पुलिस वाले ने रोक लिया। तो जब हमने उनको अपना कॉलेज कार्ड दिखाया तो उन्होंने जाने दिया कि ये बड़े अच्छे स्टूडेंट हैं, एक अच्छे इदारे के स्टूडेंट्स हैं। तो कॉलेज कार्ड अपने पास बच्चों को कहते हैं रखिए, लर्निंग लाइसेंस अपने पास रखिए, और ये सारी चीज़ें गाइड करते हैं। तो बहुत सारे बच्चे समझ जाते हैं, बहुत सारे कहते हैं जी अभी टाइम नहीं आया, ज़रा देखेंगे, कुछ लाइफ में थ्रिल होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। इसका एक और हल भी हमारे पास होता है, हम बच्चों को थोड़ी देर पहले हमने बात की, कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ प्रोवाइड कर देते हैं, कि जिस तरह हम सुपीरियर नाइट के नाम से एक प्रोग्राम कर देते हैं, जिसमें बच्चे जो हैं कुछ ड्रामों में हिस्सा लेते हैं, स्किट्स में, फ़नी पोइट्री, फ़नी न्यूज़, इस तरह उन बच्चों का ना कैथारसिस हो जाता है। स्पोर्ट्स वीक सेलिब्रेट करते हैं तो हम बच्चों को कहते हैं अपनी सारी तवानाइयाँ स्पोर्ट्स में आप सर्व कर दीजिए। तो इस तरह बच्चे जो है ना, उनका मन का बोझ ज़रा हल्का हो जाता है कि हमारे अंदर कुछ है, हम करना चाहते हैं, तो आइए कर लीजिए। तो इस तरह से हम इन चीज़ों को मैनेज करते हैं, और अक्सर बच्चे समझ भी जाते हैं। और स्पेशली जिस तरह से हम लोग स्पोर्ट्स के हवाले से भी बात कर रहे थे, वो भी एक बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है। जिस तरह आपने भी मेंशन किया कि एक्स्ट्रा करिकुलर्स में भी मसरूफ रखा जाए तो बेहतर तरीके से। मेरा एक सवाल ये है कि कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से पीनलाइज क्यों नहीं किया जाता इन बच्चों को, कोई किसी तरह की अकाउंटेबिलिटी क्यों नहीं होती कि इस तरह के बिहेवियर में अगर आप एक इंस्टीट्यूशन में जा रहे हैं तो कोई अकाउंटेबिलिटी तो होनी चाहिए। ऐसा ही है, यहाँ मैं आपको थोड़ा सा तफसील से जवाब दूंगा। बीइंग अ मुस्लिम, कुरान पाक में कई दफ़ा आया कि अल्लाह से डरो जैसे डरने का हक है। अल्लाह भी हमें डराता है कि डर जाओ। मकसद क्या, अल्लाह नाउज़बिल्लाह अल्लाह सबको डराता है। अल्लाह तो 70 माओ से ज़्यादा प्यार करने वाला है, लेकिन डर हर इंसान पे होना चाहिए। मेरा दरअसल बात करने का ये मकसद है कि कोई गलत काम करेंगे ना तो उसका डर होना चाहिए। दूसरी बात, जब हम भी स्कूलों में पढ़ते थे, इवन कॉलेजेस में, हमने अपने साथी से थप्पड़ भी खाए हुए हैं, डंडे भी खाए हुए हैं, सोटियां भी खाई हुई हैं। वो हमारी भलाई के लिए थे, बेहतरी के लिए थे। और आज हम उन उस्तादों को सलाम पेश करते हैं। जनाब, आपकी वजह से हम किसी अच्छे मकाम पे हैं सोसाइटी में, अपने मुल्क में। अब थोड़ा सा ट्रेंड चेंज हुआ, हुकूमत ने भी कहा मार नहीं प्यार। बिल्कुल, प्यार से बड़ा कोई हथियार नहीं है, मेरा इसमें कोई दूसरी राय नहीं है मेरी। मार नहीं प्यार, बच्चों को कहना कुछ नहीं। तो बच्चों की हम फिर कोशिश करते हैं कि उनको कोई पेनल्टी इस तरह की हो कि पढ़ाई की तरफ ले आए, कि अगर ये आपकी शिकायत मिली तो हम आपको 1 घंटा एक्स्ट्रा बिठाएंगे, पढ़ाएंगे, और इस तरह आपको घर जाने के लिए इजाज़त नहीं देंगे, कुछ इस तरह का सिस्टम। लेकिन इसमें मैं ये कहूँगा, सिटी 41 के इस प्लेटफॉर्म से बच्चों को एक चीज़ ने ख़राब किया, वो चीज़ है जी मोबाइल। बच्चों को जी कॉलेज में तकरीबन एवरेज 4.5-5 घंटे के लिए तालीमी इदारों में बच्चे ने आना है। हम उनको कहते हैं इस बला को घर छोड़ाइए, अभी ना लाइए, बाकी आपके पास 18 घंटे है, जो मर्जी कीजिए। मेजॉरिटी बच्चों की मोबाइल फ़ोन कॉल ही लेके आते हैं। जब हम उनके मोबाइल फ़ोन थोड़ा सा ड्यूरिंग लेक्चर वो यूज़ कर रहे हैं तो रख लेते हैं। तो कुछ पेरेंट्स तो इसको पॉजिटिव लेते हैं, कुछ पॉजिटिव नहीं भी लेते कि जी ये आपने बच्चे के साथ बड़ी ज़्यादती की, हमारा बच्चे से रब्ता एनी टाइम होना बड़ा ज़रूरी है, आजकल के हालात ऐसे हैं। तो एक मिक्स एंड मैच किस्म का रवैया आता है। लेकिन अगर कोई भी बच्चा
ये समझता है उसकी पढ़ाई अहम है, वालिदैन समझते हैं अगर मोबाइल कॉलेज में तालीमी इदारों में रिकमेंड नहीं करता, ले आए तो इसको स्विच ऑफ कर दीजिए अगले 4 से 5 घंटों के लिए, बाकी 18 घंटे यूज़ कर लीजिए, जैसे भी आपने करना है इसको मैनेज कर लीजिए। बिल्कुल। और आपको पता है आजकल पोजीशन हर कोई लेना चाहता है, जितना आप अपने आप को स्टैंड आउट कर सकें ऑफ कोर्स यूनिवर्सिटी एडमिशन से पहले, उतना ही आपके लिए करियर वाइज अच्छा रहता है, प्रोफेशनली भी अच्छा रहता है। तो उस हवाले से सुपीरियर कॉलेजेस किस तरह से बच्चों को तैयार करता है कि आगे जो कंपटीशन उन्होंने जिंदगी में फेस करना है उसके लिए किस तरह से तैयार किया जाता है बच्चों? इसमें कोई शक नहीं जी कि हर बच्चे की ख्वाहिश होती है कि वो पोजीशन ले जो पढ़ाई में अच्छा है। पोजीशन आपको हाईलाइट करती है, मार्केट करती है, आपका अपना नाम प्रमोट होता है बच्चे का, इदारे का, ये सारी चीज़ें हैं। जिस तरह किसी भी प्लेयर की ख्वाहिश होगी कि वर्ल्ड कप जीत कर आए, हमारी टीम गई हुई है माशाल्लाह, आगाज़ बड़ा अच्छा किया है, मुझे उम्मीद है कि जनाब इख्तिताम भी बड़ा अच्छा होगा और जीत के आएंगे। बहुत अच्छे, मुझे बहुत अच्छा मैच से ज़्यादा मीम्स देखने का मजा आ रहा है। हाँ जी, ऐसा ही है। तो अब ये देखें, क्या इन खिलाड़ियों ने तैयारी अभी शुरू की? इन खिलाड़ियों ने कई माह पहले की तैयारी शुरू कर दी होगी। तो इसी तरह बच्चों के लिए जो वर्ल्ड कप है वो उनके बोर्ड के फाइनल एग्जाम है, तो सुपीरियर ग्रुप में बच्चों को इस चीज़ पर बड़ा फोकस किया जाता है। अभी देखें, अब बच्चों के फाइनल एग्जाम अब अगले साल 2022 में होने हैं, तो हमने पूरे सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस में वो बच्चे जो पोजीशन ले सकते हैं, हम उनको सुपर हीरो कहते हैं, ये हमारे सुपर हीरो हैं। तो हमने अभी से ही उन पे वर्किंग शुरू की हुई है। कैसे कि उनके डेली 5 जो लेक्चर होते हैं कॉलेज में, उसके बाद 1 घंटे का डेली उनका टेस्ट हो रहा है, उनको हम इस टेस्ट फेज से गुजार रहे हैं, उस पर रिव्यू होता है। उनकी अगर कारकर्दगी अभी अच्छी नहीं है तो उन्हें डांटा भी नहीं जाता, कोई बात नहीं, अभी आगाज़ है। आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा, ये छोटे छोटे एग्जाम 1-1 घंटे के 2-2 घंटे में हम कन्वर्ट कर देंगे, फिर 3 घंटे में, फिर इनके बड़े एग्जाम होंगे, फिर उसके बाद इनका सिलेबस वक्त से पहले हम ख़त्म करेंगे, उसकी रिवीजन करवाएंगे, फिर उसके बाद तकरीबन 150 के लगभग हम इनके टेस्ट लेते हैं, 150 के लगभग, ये ऑन द रिकॉर्ड बात बता रहा हूँ। ये उनके अलावा है जो स्टैंड अप या प्री बोर्ड। मकसद ये है कि इनको फाइनल मैच में खेलने से पहले इनकी अच्छी और इतनी अच्छी तैयारी करवा दें कि फाइनल एग्जाम में उनको कोई मुश्किल ना लगे। तो देखें, अभी 10 माह बाद तकरीबन पेपर होने हैं फाइनल बोर्ड के, फर्स्ट ईयर के या सेकंड ईयर के। हमने अभी से अपने सुपर हीरोज़ को पकड़ के बिठाया हुआ है, उन पे फोकस किया हुआ है और उनको उस वर्ल्ड कप के जीतने की तैयारी करवा रहे हैं। बिल्कुल जी। और ऑफ कोर्स अब बहुत सारे बच्चे एडमिशन्स की तरफ जा रहे होंगे क्योंकि रिजल्ट्स आ चुके हैं, सबको जल्दी है, जल्दी से यूनिवर्सिटी की तरफ जाए। इस हवाले से भी बताएं, करियर चूज करने में या किस डायरेक्शन में जाना है, इस टाइम पर कौन से ऐसे कोर्सेज हैं जिनकी तरफ बच्चों को जाना चाहिए? बच्चों के जी कोर्सेज है सारे अच्छे हैं, लेकिन इसमें मैं कुछ मशवरा दे सकता हूं कि मैं अपने बेटी की एग्जांपल दूंगा। मेरा अपना बेटा जी हाफिज़ कुरान भी है, तो लास्ट ईयर उसने मैट्रिक किया, तो मेरी ख्वाहिश थी कि वो FSC मेडिकल की तरफ आए। लेकिन मैंने जब उसका रुझान देखा, उससे गपशप की, बेटा क्या करना मैट्रिक के बाद, तो कहता है मेरा कंप्यूटर की तरफ माइंड है, तो मैंने उसी तरफ जाना है। तो मैंने कोई दूसरी बात ही नहीं की। तो जो बच्चे का, मैं कहूँगा पेरेंट्स देखें, जो बच्चे का माइंड सेट है ना, जरूरी नहीं हर बच्चा डॉक्टर बन के ही कामयाब हो सकता है, इंजीनियर बन के, वो अच्छी फील्ड्स हैं, बहुत अच्छी हैं, लेकिन एक अच्छा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। तो जी एक चीज मैं बताना चाहती हूँ कि क्या कोई इंटरेस्टिंग चीजों में कैसे आप लोगों को नहीं बता सकती हूँ। तो जी गो लूट लो का QR कोड आपकी स्क्रीन पर इस वक्त चल रहा है, इसको स्कैन करें और एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और इनामात, बहुत सारे इनामात अपने नाम कर लें, या फिर आपको मौका दिया जा रहा है गो लूट लो की तरफ से 100,000 रुपीज जीतने का भी। जल्दी से एप्लीकेशन डाउनलोड करें और इस कंपटीशन में जी शामिल हो जाएं। जी यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहेंगे। वेलकम बैक सिटी एट 10 में एक दफ़ा फिर खुशामदीद। तो जी आपको पता है कि अब हमारे सेट पे जो फेवरेट जगह है मेरी किचन में मैं आ चुकी हूँ, लेकिन इससे पहले कि मैं किचन के अंदर जाऊँ, मैं आप लोगों को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग खबर देना चाहती हूँ। गो लूट लो की तरफ से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑफर अभी दिया जा रहा है, जहाँ पर आप 100,000 रुपीज़ हर रोज जीत सकते हैं। इसका आपको मौका दिया जा रहा है गो लूट लो की तरफ से। जल्दी से जाएं, जाकर स्कैन करें QR कोड जो कि आपकी स्क्रीन पर आपको इस वक्त नजर आ रहा है, एप्लीकेशन को डाउनलोड करें
और गोल लूट लो, खेलो और जीतो लीग का हिस्सा बन जाए। और हो सकता है ये जो 100,000 रुपीज गोल लूट लो की तरफ से ऑफर किए जा रहे हैं ये आप ही की किस्मत में लिखे हों। इसके अलावा भी बहुत सारे इनामात हैं जो कि इस लीग में शामिल होने के बाद आप जीत सकते हैं। तो जल्दी से जाएं, जाके इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, स्कैन करें QR को जो आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा है और इस लीग का हिस्सा बन जाए। ऑफकोर्स आपको पता है इस तरह के ऑफर्स बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं। कौन नहीं चाहता कि वो इनामात जीते, और कैश प्राइज तो फिर उससे भी ज्यादा अमेजिंग हो जाता है। हर कोई चाहता है कि उनके पास नित नई चीजें हों, इंटरेस्टिंग चीजें, और कई दफा बड़े इंपॉर्टेंट काम होते हैं, जिम्मेदारियां होती है जिनको आपने निभाना होता है। गोल लूट लो की तरफ से ये एक्सक्लूसिव ऑफर आपको दिया जा रहा है जहां पे आप 100,000 रुपीज रोजाना जीत सकते हैं। सिर्फ आपने जो QR कोड आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा है इसको स्कैन करना है, एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है और गोल लूट लो, खेलो और जीतो लीग का हिस्सा बन जाना है। तो जी इस तरह के ऑफर्स रोज क्यों नहीं मिलते हैं, आपको रोजाना मिलने चाहिए। लेकिन गोल लूट लो ने सोचा कि रोजाना ही आपको ये ऑफर देते थे और उन्होंने 100,000 रुपीज आपको रोजाना जीतने का मौका दिया। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे इनामात भी हैं जो कि आप जीत सकते हैं इस लीग में शामिल होने के बाद। और जी आपको तो पता है बहुत अच्छा लगता है जब कोई चीज जीत जाए ना बंदा इस तरह, तो बहुत मजा आता है मुझे तो खैर आगे बढ़ते हैं। और आपको पता है कि किचन मेरा फेवरेट सेगमेंट होता है हमेशा, और किचन में चलते हैं जल्दी से और थोड़ा सा बात कर लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट मील ऑफ द डे के हवाले से। आपको पता है कि ब्रेकफास्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मील ऑफ द डे, और हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि आपकी रूटीन जितनी भी मुश्किल हो, जितनी भी हेक्टिक आपकी रूटीन चल रही हो, आप लोग ब्रेकफास्ट लाजमी तौर पर करें। और ब्रेकफास्ट के साथ चॉइस आती है कुकिंग ऑयल की। कुकिंग ऑयल की बात करें तो गोल्डन कुकिंग ऑयल बनाने वालों का कहना है कि आपकी सेहत उनके लिए नंबर 1 प्रायोरिटी है। दे वांट टू मेक श्योर कि ना सिर्फ आप हेल्दी हो, फिट हो, बल्कि उसके साथ साथ आपका खाना जो है वो मजेदार है। और आपको पता है आप अगर फैसलाबादी हैं, अगर पाकिस्तानी है, तो खाना आपकी जिंदगी का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, जिस तरह से मेरी लाइफ का बहुत बड़ा हिस्सा है। लेकिन गोल्डन कुकिंग ऑयल बनाने वालों का कहना है कि आपका खाना मजेदार भी होगा। आप लोगों को इवन अगर आप डाइट पे जा रहे हैं तभी आपको अपने मजेदार खाने छोड़ने नहीं पड़ेंगे। लो इन कैलोरी भी होंगे, आपकी सेहत के लिए भी अच्छे होंगे और टेस्ट आपको एग्जैक्टली वही मिलेगा जो पहले मिलता था। इसके अलावा भी आपको पता है आजकल ऐसा वक्त आ गया है कि नए नए तरीके और मेथड्स जो है वो आप सोशल मीडिया पे देखते हैं, कभी यूट्यूब पे देखते हैं और आपको होता है जी ये मैं ट्राई करके रेसिपी देखने वाला हूँ। गोल्डन कुकिंग ऑयल बनाने वालों का कहना है कि चाहे आप खाने को बेक कर रहे हैं, चाहे आप उसको ट्रेडिशनल तरीकों से बना रहे हैं, चाहे आप उसको कोई नई तरीका है जो कि आपने इंटरनेट पे देखा है और आप एयर फ्रायर में उसको बनाने की कोशिश करें, कोई भी तरीका हो, गोल्डन कुकिंग ऑयल बनाने वालों का ये दावा है कि आपका खाना बिल्कुल वैसा होगा जिस तरह से रेस्टोरेंट से आप लेकर आए हैं। लेकिन उसमें फायदा क्या है कि आपको नित नए जो है टेस्ट भी आप ट्राई कर सकेंगे और उसी के साथ साथ अपनी सेहत को नंबर 1 प्रायोरिटी पे रख सकेंगे। बिकॉज ऑफ कोर्स हम चाहते हैं कि आपकी सेहत जो है वो अच्छी हो, आप लोग सेहतमंद हो, और गोल्डन कुकिंग ऑयल बनाने वालों का भी यही दावा है कि आपकी इम्यूनिटी, आपकी ओवरऑल सेहत उनके लिए बहुत ज़रूरी है। और आप लोग अपने नियरेस्ट स्टोर पे जाएं, जाके गोल्डन कुकिंग ऑयल को खरीदें और खुद ट्राई करके देखें कि आपको किस तरह से लगता है। तो जी आगे बढ़ते हैं। आपको पता है हमारी कोशिश होती है कि हम लोग चाय के साथ अपने दिन को स्टार्ट करें, बिकॉज मेरा पर्सनली दिन जो है चाय के बगैर स्टार्ट हो ही नहीं सकता है। चाहे चाय जो है वो मेरी रूटीन का एक बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा है और चाहे जो मर्जी हो जाए, एक कप चाय सुबह बहुत बहुत ज़रूरी होती है। अब चाय के साथ इंतखाब बड़ा ज़रूरी है कि कौन से ब्रांड की चाय जो है उसको इस्तेमाल किया जाए, और जब तक आप चाय नहीं पी लेते हैं तब तक आपका दिन स्टार्ट ही नहीं होता है। सही मानों में अगर मैं बात करूँ चाय की हवाले से, तो DAT बनाने वालों का ये दावा है कि आपकी चाय के जो टी लीव्स हैं उनको दुनिया के बेहतरीन बागात से चुनकर लाया जाता है, जिसका मतलब है कि पत्ती बड़ी फाइन होती है। जब मैं पत्ती डाल रही थी आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि पत्ती बहुत ही फाइन है, जिसका मतलब है कि ब्लेंड टेस्ट और खुशबू जो है आपको बहुत अच्छी मिलेगी। और आई एम श्योर जितने भी टी लवर्स हैं उनको ये इस बात का आइडिया है कि किसी भी चाय कि आप क्वालिटी का बता सकते हैं कि कितना अच्छा ब्लेंड है। DAT के हवाले से बात करें तो बहुत ही अच्छा खूबसूरत ब्लेंड है, और हमारा स्टूडियो जब भी मैं चाय बनाती हूँ तो हमारा स्टूडियो जो है इस महक से जो है खिल उठता है। ऑफ कोर्स DAT की 2 क्वालिटीज़ आपको मिल जाएंगी, जहाँ पर एक एक्सट्रीम क्वालिटी है, येलो पैकिंग है। अगर आप दूध पत्ती पीना पसंद करते हैं या आप एक ऐसे चाय लवर है जो कि बहुत ज़्यादा जो है किक नहीं चाहते हैं इन द मॉर्निंग, तो आप डेफिनेटली एक्सट्रीम क्वालिटी चाय जो कि येलो पैकिंग में दस्तयाब है उसको खरीद सकते हैं। अगर आपको थोड़ी काफ़ी जो है स्ट्रॉन्ग चाय पसंद है तो दाने वाली आपके पास अवेलेबल होगी जो कि रेड कलर की पैकिंग में अवेलेबल है मार्केट के अंदर, आप जाके उसको भी खरीद सकते हैं। और एक और चीज़ जो कि DAT बनाने वालों की तरफ से दावा किया गया है कि सैम्पलिंग जो है चाय की वो कोई सैम्पलिंग टीम नहीं है, बल्कि ओनर्स खुद बैठ के सैम्पल करते हैं चाय को टू मेक श्योर कि जो एंड प्रोडक्ट उनके कस्टमर्स तक पहुंच रहा है उसकी क्वालिटी जो है वो नंबर 1 है, और आप लोग यानी कि उनके जो कस्टमर्स हैं उनके लिए नंबर 1 प्रायोरिटी है। और इससे बेहतर जी क्या बात हो सकती है। जितनी देर मेरी चाय तैयार हो रही है आप लोग ऐसा करें, ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद हाजिर होती है, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक सिटी एट 10 में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। तो जी आपको पता है कि अब हमारे नेक्स्ट सेगमेंट का वक्त है, लेकिन इससे पहले कि हमारे ये जो नेक्स्ट सेगमेंट है आपकी हेल्थ के हवाले से उसकी तरफ हम जाए, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि गो लूट लो की तरफ से एक बहुत ही अमेजिंग ऑफर आप लोगों के लिए दिया जा रहा है, जहाँ पे आपको रोजाना मौका दिया जा रहा है 100,000 रुपीज़ जीतने का। सिर्फ आपने इतना सा काम करना है कि आपकी स्क्रीन पर जो QR कोड नजर आ रहा है आपको उसको स्कैन करें, एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और गो लूट लो खेलो और जीतो लीग का हिस्सा बन जाए, जिसके बाद आप बहुत सारे इनामात भी जीत सकते हैं और 100,000 रुपीज़ भी अपने नाम कर सकते हैं। और हो सकता है यही मौका हो आपके लिए, जब गो लूट लो आपको इतना मजेदार मौका दे रहा है तो लाजमी तौर पर इसको अवेल करना लाजमी है। और अवेल करने के लिए जैसे कि मैंने पहले बताया कि स्क्रीन पर QR कोड अवेलेबल है, उसको स्कैन करें, एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और गो लूट लो खेलो और जीतो लीग का हिस्सा बन जाए। और आपको पता है तो मुझे तो बहुत मजा आता है इस तरह की जब कोई ऑफर्स आपको दिए जाते हैं जहां पर आप कुरानदाजी में अपना नाम शामिल करा सकते हैं और उसके बाद बहुत सारे इनामात भी जीत सकते हैं और 100,000 रुपीज़ भी जीत सकते हैं। लेकिन ये सारा कुछ आपको गो लूट लो की एप्लीकेशन की तरफ से जा रहा है। जल्दी से जाके एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, QR जो कोड आपकी स्क्रीन पर आ रहा है उसको स्कैन कर लें। तो जी आगे बढ़ते हैं। अब वक्त है हमारे नेक्स्ट सेगमेंट का, जहाँ पे हम लोग आपकी हेल्थ के हवाले से बात करना चाहते हैं। हम लोग चाहते हैं कि आप अपनी हेल्थ का बहुत ख्याल रखें और स्पेशली कुछ इस तरह की बीमारियां जो कि बहुत ज़्यादा आम हो गई हैं, उनके परसेंटेज जो है सालाना तौर पे बढ़ती नज़र आ रही है और एक कंसर्निंग इशू बनता जा रहा है। स्पेशली यंग लोगों के अंदर हम लोगों को बहुत सारी ऐसी बीमारियां नजर आ रही हैं जो कि पहले काफ़ी ओल्ड एज में जाके नजर आती थी, जिसका मतलब है कि डेफिनेटली कुछ इसमें हमारे लाइफस्टाइल का भी कसूर है और कुछ ऑफकोर्स और फैक्टर्स भी होते हैं, कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी होते हैं जिनकी वजह से ये चीज़ें हो रही हैं। लेकिन हम लोग चाहते हैं आप लोगों को पूरी इन्फॉर्मेशन हो ताकि आप लोग अवेयरनेस के साथ बेहतर डिसीजंस ले सकें अपनी ज़िंदगी और अपनी सेहत के हवाले से। सबसे बड़ा इशू यही होता है कि हम लोगों को पता नहीं होता है, बहुत सारी चीज़ें हमें पता नहीं होती जिसकी वजह से हम इग्नोर करते रहते हैं उस पॉइंट तक जब हमारी हेल्थ जो है कॉम्प्रोमाइज़ हो चुकी होती है। आज डायबिटीज़ के हवाले से बात करेंगे, बहुत ही आम बीमारी आप लोगों को पता है और पाकिस्तान के अंदर स्पेशली परसेंटेज की बात करें तो काफ़ी हाई परसेंटेज है। ऑलमोस्ट एवरी फ्यू पीपल में से आपको एक बंदा ऐसा ज़रूर मिलेगा जिसको डायबिटीज़ का इशू है और एटलीस्ट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि अपने लाइफस्टाइल को ऐसा करें कि हम लोग चीज़ों को प्रिवेंट कर सकें। हमेशा याद रखें कि इलाज से बेहतर प्रिवेंशन होती है और यही हमारी कोशिश होगी आज के सेगमेंट के अंदर भी। अगर आपकी कोई भी कंसर्न, सवालात या एक्सपीरियंसेस हैं जो कि आप शेयर करना चाहते थे, याद रखें आपके सवालात बहुत ज़रूरी है। नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद होगा, आप कॉल कर सकते हैं और हमारे इस डिस्कशन का हिस्सा बन सकते हैं। बल्कि मैं चाहती हूं कि आप हमारे इस डिस्कशन का हिस्सा बने ताकि आपके सवालात जो हैं वो और लोगों के सवालात भी हो सकते हैं और मैं चाहती हूं कि आप लोगों के पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हो। बहुत ही खास मेहमान आज हमें ज्वाइन करें स्टूडियो के अंदर। मैं इंट्रोडक्शन जल्दी से करवा देती हूँ हमारे बहुत ही खास मेहमान का। डॉक्टर मोहम्मद शफीक हमारे साथ मौजूद हैं जो कि मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं। आपको वेलकम करते हैं डॉक्टर साहब शो के अंदर। बहुत शुक्रिया आपने अपने बिजी स्केड्यूल में से हमारे लिए वक्त निकाला। बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू है, डायबिटीज़ के हवाले से बात करें तो हर दूसरे शख्स को डायबिटीज़ देखने को मिलती है। कई दफ़ा फैमिली में होता है, जेनेटिक्स होते हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं। सबसे पहले तो मैं चाहती हूँ कि अगर आप डायबिटीज़ के हवाले से थोड़ा सा बताएं, क्या वजह होती है, इसकी तरफ भी आएंगे, लेकिन सबसे पहले कि डायबिटीज़ होती क्या? बहुत शुक्रिया आपका मुझे इनवाइट करने का। इस प्रॉब्लम पे बात करने का मैंने इसलिए सोचा कि ये इतना बड़ा इशू है, इट्स अ ग्लोबल प्रॉब्लम, लेकिन ग्लोबल के साथ साथ पाकिस्तान का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है क्योंकि हमारे यहाँ हेल्थ फैसिलिटीज़ इतनी ज़्यादा एडवांस नहीं है। तो उस चीज़ को मद्देनज़र अगर रखा जाए तो इस पे बात करना और इसको समझना शायद और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो उस हवाले से देखा जाए तो अभी जो इंटरनेशनल डायबिटीज़ फेडरेशन का जो 14 नवंबर को एक रिलीज़ हो जा रहा है एडिशन, उसके मुताबिक आज से चंद साल पहले का अगर डेटा देखा जाए तो पाकिस्तान दुनिया में चौथे नंबर पे था डायबिटीज़ के पेशेंट्स के हवाले से। उसमें पहले नंबर पे चाइना, फिर इंडिया, फिर अमेरिका और उसके बाद पाकिस्तान का नंबर आता था। लेकिन अभी जो 14 नवंबर को ये रिलीज़ होने जा रही है ये एडिशन, उसके मुताबिक पाकिस्तान ने अमेरिका से ऊपर चला गया, यानी कि पाकिस्तान तीसरे नंबर पे आ रहा है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे यहाँ कितनी तेज़ी से डायबिटीज़ के मरीज़ों की तादाद में इजाफा होता जा रहा है। तो इस हवाले से देखा जाए तो हमें इस पर ज़्यादा ज़रूरत है पेशेंट्स को अवेयर करने की और जनरल पब्लिक को इनफैक्ट। बिल्कुल। एंड टाइप्स के हवाले से भी थोड़ा सा बताएगा, कितनी डिफरेंट टाइप्स होती हैं डायबिटीज़? जी बिल्कुल। अगर ब्रॉडली हम इसको कैटेगराइज करें तो डायबिटीज़ को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 बेसिकली बहुत छोटे बाज़ पैदा होते बच्चों में भी पाई जाती है। उसमें बुनियादी तौर पे होता ये है कि जिस्म के अंदर एक ऑर्गन है जिसको हम पैंक्रियाज या लबलबा कहते हैं। तो उस लबलबे के अंदर कुछ बीटा सेल्स हैं जो इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं, जो अल्लाह ताला ने एक कुदरती तौर पे निज़ाम हमारे जिस्म में रखा हुआ है।
तो टाइप 1 डायबिटीज़ उन लोगों में होती है, उन बच्चों में होती है जिनके अंदर वो इंसुलिन पैदा होना बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, पैदा होती नहीं है। उसके मुकाबल जो दूसरी टाइप है जिसको हम टाइप 2 डायबिटीज़ कहते हैं, ये आमतौर पे ज़रा बड़ी उम्र, अमूमन 25 से 30 साल या उससे ज़्यादा बड़ी उम्र में जाके लोगों में ये देखने में आती है। अगरचे दोनों के फैक्टर्स कुछ डिफरेंट हैं। ऑटो इम्यून फैक्टर्स हैं जिनको हम कहते हैं जो टाइप 1 डायबिटीज़ में ज़्यादा प्रिवेल करते हैं। ऑटो इम्यून अच्छा। यानी ये जिस्म के अंदर कुछ ऐसे केमिकल बनते हैं जो बॉडी के अपने सेल्स के अगेंस्ट काम करना शुरू कर देते हैं, और वो सेल्स को जब डिस्ट्रॉय करते हैं, उसमें अगर बीटा सेल्स की डिस्ट्रक्शन होती है तो आपके जिस्म से इंसुलिन बनना जो है वो ग्रेजुअली कम हो जाती है, बिल्कुल खत्म हो जाती है। और ये जो बच्चे पैदा होते हैं उनके अंदर जी बिल्कुल पैदा, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो पैदा होते साथ ही उनमें पता चलता है कि ये इस मरज का शिकार है। बिल्कुल जी। और बहुत सारे एडल्ट्स में आपको पता है कि डायग्नोज होती हैं, और आजकल तो 20+ लोगों में डायबिटीज का इशू बहुत देखने को मिलता है। चाइल्डहुड डायबिटीज जो है ये बहुत ज़्यादा कॉमन, और पिछले कुछ अरसे में बड़ी तेज़ी से इसका इंसिडेंस जो है वो बढ़ता जा रहा है। जो टाइप 2, बेसिकली मैं थोड़ा सा उसको टाइप 2 को भी एक्सप्लेन कर दूं कि इसमें हमारे जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, हमारे डाइटरी फैक्टर्स हैं, ये बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं। यानी कुछ अरसे में देखा जाए तो जिस तरह से इंटरनेट, मुख्तलिफ गैजेट्स, मोबाइल फ़ोन्स और इस तरह की चीज़ों ने बच्चों और बड़ों सबको मुतासर किया है, तो फिज़िकल इनएक्टिविटी का आंसर जो है ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो बड़ा कॉमन चीज़ जो इसके पीछे वजह बनती है टाइप 2 डायबिटीज़ में, वो हमारी फिज़िकल इनएक्टिविटी है कि खाना खा के उसके बाद अगर हम उसको प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज नहीं करते, बॉडी का हिस्सा नहीं बनाते, उसको बर्न नहीं करते, तो वो जो एक्स्ट्रा कैलोरीज हमारे जिस्म में शामिल होती रहती हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता फिर जिस्म के अंदर बहुत सारी ऐसी तब्दीलियां लेके आती हैं जिसमें से एक शुगर का एक मर्ज़ का वजह बन सकती है। तो टाइप 2 बेसिकली वो उस तरह से। आप सिम्टम्स के हवाले से भी थोड़ा सा बताएं कि बिकॉज बहुत दफ़ा देखने को मिलता है कि कई सालों से आपको डायबिटीज़ होती है लेकिन पता नहीं चलता। बिल्कुल। तो डायग्नोसिस किस तरह से करते हैं और सिम्टम्स क्या होते हैं? हाँ जी, अलामतों की अगर आप बात करें तो जो बड़ी कॉमन जो हमें नज़र आती हैं इन पेशेंट्स में अलामतें हैं, एक तो प्यास ज़्यादा लगना, उसके साथ भूख का ज़्यादा लगना, फिर तीसरी चीज़ जो बड़ी इसका कार्डिनल फीचर है वो ये कि वज़न का कम होना। यानी बड़ी अजीब सी बात लगती है कि अगर किसी को भूख ज़्यादा लग रही है तो वज़न ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन इसमें ये होता है कि भूख आपको ज़्यादा लग रही है लेकिन एट द सेम टाइम आपका वज़न जो है वो कम होता जा रहा है, ग्रेजुअली वो नीचे आता जा रहा है। तो ये बड़ी कॉमन। इसको इसके अलावा जिस्म में नकाहत, कमज़ोरी और इस तरह की बहुत सारी अलामतें, लेकिन जो कार्डिनल फीचर्स जिसको हम कहते हैं कि जी जिसकी बुनियाद पे हम डायग्नोज कर सकते हैं कि हाँ इस पेशेंट को डायबिटीज़ है या नहीं है, तो ये अलामतें हैं। क्या आपको भूख लग रही है लेकिन आप वेट गेन नहीं कर रहे, आपका वेट लूज हो रहा है, वेट लूज हो रहा है फिर भी ज़्यादा खाने की वजह से। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी आते हैं जिनमें कोई भी अलामत नहीं होती, सिर्फ आप उनको तशख़ीस के लिए जो मुरवजा तरीके हैं यानी टेस्ट जो हमारे पास अवेलेबल हैं, आप उन टेस्ट की तरफ जाते हैं तो फिर पता चलता है कि उसको डायबिटीज़ है, उसमें अलामतें नहीं होती। तो हर पेशेंट में अलामत नहीं होती, ये ध्यान में रखना ज़रूरी है। बिल्कुल। और टेस्टिंग और डायग्नोसिस के हवाले से भी थोड़ा सा बताएगा, अर्ली टेस्टिंग कितनी इंपॉर्टेंट है और क्या तरीके हैं टेस्ट करने के? जी डेफिनेटली, उसमें ये है कि हमें हर कुछ अरसे बाद अपना रूटीन के जो कुछ टेस्ट हैं उसमें ख़ास तौर से ये शुगर को डायग्नोज करने के हवाले से जो टेस्ट है बड़ा इजीली अवेलेबल टेस्ट है, मुख्तलिफ लेबॉर्ट्रीज़ में हर जगह पे अवेलेबल होता है। तो ब्लड ग्लूकोज लेवल आप चेक करवा सकते हैं, उस ब्लड ग्लूकोज लेवल से आपको अंदाज़ा हो सकता है कि आप शुगर के मर्ज़ का शिकार हैं या नहीं हैं। बिल्कुल। तो उसमें दोनों तरीके हैं। तो यही एक तो यह है कि आप कुछ खाए पिए बगैर यानी फास्टिंग अपना ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक करवाएं। तो अगर वो 126 या 126 से ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि आप शुगर के मर्ज़ का शिकार हो चुके हैं। 126 और या 126 से ज़्यादा। अच्छा, यानी कि 126 और मोर देन 126। ओके, मोर देन 126 मीन्स कि आपको शुगर है, बिल्कुल है। तो लेकिन बहुत सारे लोगों में तो नॉर्मली शुगर थोड़ी ज़्यादा होती है, तो हाँ जी बिल्कुल, उसमें यानी और दूसरा जो मैं एक्सप्लेन करता जाऊँ कि खाने के 2 घंटे बाद अगर आप शुगर चेक करें और वो लेवल आपका 200 से ऊपर हो, हाँ। यानी उसमें हम दोनों क्राइटेरिया यूज़ करते हैं कि फास्टिंग भी और खाने से 2 घंटे बाद वाला भी। तो खाने से 2 घंटे बाद अगर 200 है तो तब भी आप शुगर के मर्ज़ का शिकार हैं, अगर 126 या इससे ज़्यादा है तो तब भी आप शुगर के मर्ज़ का शिकार हैं। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ एक्सप्लेन करना बड़ा ज़रूरी है कि कुछ लोगों की वैल्यूज़ जो हैं इस फिगर से नीचे होती हैं, लेकिन
यानी अगर हम फास्टिंग की बात करें तो वो 100 से ऊपर होगा, 125 100 टू 125 की रेंज में होगा। अच्छा, ये कहने को देखने में लगता है कि 126 से नीचे है तो इसका मतलब है इसको शुगर नहीं होगी, लेकिन उसमें एक कुछ अरसे से एक नई टर्म हम एक इस्तेलाह नई इस्तेमाल कर रहे हैं जिसको हम कहते हैं प्री डायबिटीज़। अच्छा, प्री डायबिटीज़ बेसिकली ये वो लोग हैं जिनका फास्टिंग ग्लूकोज लेवल जो है वो 100 टू 125 इस दरमियानी जो रेंज है इसमें फॉल कर रहा है। अच्छा, प्री डायबिटीज़ को समझना इसलिए ज़रूरी है कि प्री डायबिटिक्स वो लोग हैं जिनको अभी तो आप उस लेबल नहीं लगा सकते कि ये इनको शुगर है, लेकिन आने वाले कुछ वक्तों में, यानी कि आप कह सकते हैं कि 3 से 6 माह में, उनको अगर वो अपना लाइफस्टाइल मॉडिफाई नहीं करते, अपने अंदर तब्दीली नहीं लेके आते, अपने खाने पीने की आदत नहीं बदलते, तो बहुत गालिब इम्कान है कि ये वो लोग होंगे जो प्री डायबिटीज़ से उनके आगे डायबिटीज़ का लेवल उनके ऊपर चश्मा हो जाएगा। बिल्कुल, और टेस्टिंग और डायग्नोसिस बड़ा ज़रूरी है। इसके अलावा रीजंस क्या होते हैं? यूजुअली डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं जिनकी वजह से ये इश्यूज होते हैं। कुछ आपने मेंशन भी किए अभी जब आप बात कर रहे थे, बट मैं चाहूँगी अगर हम ब्रीफली बात कर सकें इस बारे में। हाँ जी, उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो तो हमारी फिज़िकल एक्टिविटी है कि जितना हम अपनी लाइफस्टाइल को एक्टिव रखेंगे, चलते फिरते रहेंगे, जितना फिज़िकली अपने आप को एक्टिव रखेंगे, उतना हम इस मर्ज़ से बच सकते हैं। और ये कोई मुश्किल काम नहीं है। मैं रोज़मर्रा हम अपने जो काम है उसमें अपने लिए टाइम निकालना बहुत ज़रूरी है, जो कि मसरूफ़ ज़िंदगी में देखने में ये आ रहा है कि हर बंदा इतना ज़्यादा मसरूफ़ होता जा रहा है कि वो उसके लिए बाकी हर काम के लिए वक्त होता है लेकिन शायद अपने लिए वक्त नहीं होता। बिल्कुल। लेकिन ये बड़ा, आप अपने कामकाज के दौरान में कोई ऐसा शेड्यूल तय कर सकते हैं कि जिससे आप, और उसमें हम यानी डॉक्टर्स एडवाइस करते हैं कि कम से कम एक दिन में 45 मिनट का वक्त ऐसा होना चाहिए जो आप फिज़िकल एक्टिविटी के लिए मुख्तस करें। बिल्कुल। तो 45 में उसमें वॉक बड़ा अच्छा, यानी कि एक सिंपल चीज़, उसमें बहुत ज़्यादा कोई हैवी एक्सरसाइज की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल ब्रिस्क वॉक, लेकिन वॉक ब्रिस्क होनी चाहिए, तेज़ कदम चलना ज़रूरी है उसके लिए। बिल्कुल। और डाइटरी जो चीज़ें हैं उसको मैं ज़रूर चाहूँगी कि हम डाइट के बारे से भी बात करें कि क्या बेहतर डाइट होगी। हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है, पहले बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वास्ता जी, कैसे हैं आप? जी, मेरा डॉक्टर से सवाल ये, क्या ये खानदानी भी होती है शुगर? जी, दोबारा बताइएगा। क्या ये शुगर अगर मेरे पेरेंट्स में से किसी को है, वालद को, वालदा को, क्या ये मुझे भी अमकान है कि मुझे जी भी? बिल्कुल, जो जिस टाइप 2 डायबिटीज़ की हम बात कर रहे हैं, इसका जेनेटिक फैक्टर्स इसमें बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं। तो उसमें होता ये है कि अगर किसी एक पेरेंट्स में से किसी एक या दोनों को, अगर दोनों का है तो फिर चांसेस और ज़्यादा हो जाते हैं। तो उस हवाले से देखा जाए तो वो और ज़्यादा हो जाएगा अगर आपके दोनों पेरेंट्स में या दोनों में से किसी एक पेरेंट को अगर प्रॉब्लम है। बिल्कुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का, और जवाब भी डॉक्टर साहब ने आपको दे दिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल कि जेनेटिक्स कितना रोल प्ले करते हैं, अगर कितने चांसेस हैं, अगर आपके एक पेरेंट को है कितने चांसेस हैं, दोनों पेरेंट्स को है फिर कितने चांसेस? जी बिल्कुल, उसमें परसेंटेज की अगर बात की जाए तो ऑलमोस्ट 25% ये इसका चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आपके किसी एक पेरेंट को डायबिटीज़ है तो आपको आगे आने वाले वक्त में डायबिटीज़ होने के चांसेस जो है ना वो 25% ज़्यादा हो जाते हैं। बिल्कुल। और जेनेटिक्स के अलावा और क्या रीजंस होते हैं? हाँ जी, उसके अलावा हमारी डाइटरी हैबिट्स बड़ा इसमें अहम रोल प्ले करती हैं। अगर अब यानी अपने खाने पीने के अज्जा की हम बात करें, जिसको हम कंटेंट्स कह सकते हैं कि प्रोटीन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, फैट्स हैं, जो हमारे रोज़मर्रा के अशिया खाने में जो शामिल हैं, तो उसमें कार्बोहाइड्रेट्स का जो रोल है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। उर्दू में हम इसको निशास्तादार ग़िज़ाएँ कह देते हैं। आम सादा रोज़मर्रा के हवाले से देखा जाए तो रोटी, चावल, आलू, ये वो चीज़ें हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं। या फिर बेकरी की अशिया जो बड़ी आजकल ख़ासतौर से बच्चे बड़े, उनके लिए बड़ी मरगूब ग़िज़ाएँ हैं ये। बिल्कुल ऐसे ही आजकल डाइट बहुत ख़राब हो गई हमारी। एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम बेटा, मैं महमूद बोल रहा हूँ फैसलाबाद से। जी जी, बताएं कैसे हैं आप? जी जी, शुक्र है अल्लाह ताला का बेटा, आपकी दुआओं से। तो मैंने पूछना था, मुझे 10 साल से डायबिटीज है और बेटा मेरे रात को ना पाँव सुन्न हो जाते हैं नीचे से बस। चलें जी, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का। शो देखते रहें और हम डॉक्टर साहब जी बिल्कुल, हम इस पे अभी थोड़ी देर बाद में ना इस हिस्से को भी डिस्कस करेंगे, इंशाल्लाह इनकी बात का जवाब उसमें आ जाएगा। बिल्कुल, चलें ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का। डॉक्टर साहब स्पेसिफिकली मैं चाहूँगी, बिकॉज हमारे कॉलर्स जब भी हमें कॉल करते हैं हमारा होता है कि इनका सबसे पहले प्रायोरिटाइज करके हम सवाल का जवाब दें, तो अगर आप थोड़ा सा बता दें
पाँव सुन होने की वो बात? हाँ जी बिल्कुल। हम अगर शुगर की पेचीदगियों की हम बात करें कि कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकती हैं, जिन पेशेंट्स में शुगर है, जब उनको शुगर हुए हुए कुछ अरसा गुजर जाता है, तो किन 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 पेचीदगियों का ये पेशेंट शिकार हो सकते हैं। तो उसमें कुछ न्यूरोलॉजिकल यानी कि हमारे नर्व्स का जो निज़ाम अल्लाह ताला ने जिस्म में रखा हुआ है, तो वो नर्व्स के अंदर कुछ तब्दीलियाँ आती हैं जिससे हमारा महसूस करने का अमल जो है वो मुतासर होता है। वो महसूस करने की हिस्स जो है जब मुतासर होती है, तो वो बेसिकली जो अभी ये बात कर रहे थे कि सुन हो जाना या बाज़ औक़ात पाँव के निचले हिस्से में बड़ी शदीद किस्म की जलन होती है, ख़ास तौर से रात के औक़ात में, तो बहुत सारे मरीज़ इन कॉम्प्लिकेशंस के साथ आते हैं। और उसका जो बुनियादी तौर पे जिसको ठीक करने का या इसका हल अगर हम बात करें, तो सबसे पहला उसका हल जो है वो ये है कि आपकी शुगर कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है। यानी आपकी दवाइयाँ या इसके काम के लिए जो भी आप दूसरी मेडिसिन यूज़ करते हैं, वो मेडिसिन भी उस वक्त मौसर होंगी जब पहले आपकी शुगर लेवल्स नॉर्मल होंगे। बिल्कुल। और डाइटरी हैबिट्स के हवाले से हम बात कर रहे थे। जी बिल्कुल, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स यानी निशास्तदार ग़िज़ाओं की हम बात कर रहे थे। तो ये वो चीज़ है जो हमारे अगरचे एक नॉर्मल मुतवाज़न ग़िज़ा जिसको हम कहते हैं, तो उसमें ऑलमोस्ट कह लें कि 55 to 58% उसका हिस्सा हमारी निशास्तदार ग़िज़ाएँ ही होती हैं। उसके बाद फिर प्रोटीन्स और लास्ट पे फैट्स का कंटेंट ज़रा थोड़ा होता है, लेस दैन 10%। लेकिन कार्बोहाइड्रेट्स का इस्तेमाल अगर हम अपनी ज़रूरत से ज़्यादा यानी अगर उसको बैलेंस हमको डिसबैलेंस में बदल दें, तो वो कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं ये सबसे ज़्यादा ख़राबी का बायस बनती हैं हमारे जिस्म में, अगर हम डायबिटीज़ के हवाले से। और आजकल तो हो इस तरह से कि जंक फूड पे बहुत हम रिलाई करते हैं, बहुत डेंजरस है। कॉलर हमारे साथ मौजूद है, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम जी, बिल्कुल ठीक है जी। कैसे बताएं जी, क्या पूछेंगी? जी वालेकुम अस्सलाम जी। मैं डॉक्टर साहब से ये पूछना चाहती हूँ कि मेरे ना पाँव की एड़ियाँ वो बहुत ना दुखती रहती हैं, और वैसे मैंने टेस्ट किया था, तो आया था HB1C, वो मेरा प्री डायबिटिक हुआ है, उसमें ना मुझे डायग्नोस। जी जी, इसके हवाले से मैंने पूछना था, एड़ियाँ बहुत दुखती रहती हैं। चलिए, एड़ियों के अंदर बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का डॉक्टर साहब। एड़ियों के अंदर दर्द की जो बात ये कह रही हैं, उसका यानी लाजमी नहीं है कि उसका ताल्लुक सिर्फ डायबिटीज़ से ही हो। पाँव के निचले हिस्से में एक फेशिया या हम उसको झिल्ली कह सकते हैं, प्लांटर फेशिया बेसिकली होता है वो, तो उसके अंदर अगर सोजिश है तो वो सोजिश बाज़ का पाँव की एड़ी के अंदर इंतहाई तकलीफ़ का बायस बनती है। और ख़ास तौर पे ये तकलीफ़ उस वक्त ज़्यादा होती है जब आप थोड़ा सा आराम करने के बाद उठते हैं, यानी अगर आप रात सोए हैं और सोने के बाद आप सुबह उठे हैं, या दिन के औकात में अगर आपने रेस्ट की और रेस्ट करने के बाद आप उठे हैं, तो वो ये प्लांटर फेशियाइटिस इसको कहते हैं। तो बेसिकली ये उस वजह से झिल्ली में और एड़ी में ये दर्द जो है ना और इसका इलाज, उसका इलाज उसके लिए पहले तो ज़रूरी है कि आप जो रूल आउट करें कि डायबिटीज़ है या कुछ और ऐसी चीज़ें, तो वो डॉक्टर से मशवरा करके जो आपको टेस्ट वो एडवाइस करे, आप वो टेस्ट करवाएं। अगर वो रूल आउट हो जाता है कि कोई और सी मेटाबॉलिक डिजीज़ नहीं है जो इसका वजह बन रही है, तो उसके बाद फिर कुछ दर्द दूर करने वाली दवाइयाँ हैं, NSAIDs हम उसको कहते हैं, पेन किलर्स आम सादा लफ्ज़ों में, तो उनके साथ अच्छा, लेकिन इनको ज़रा लंबी देर तक इस्तेमाल उनका करना पड़ता है। बिल्कुल जी। हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे डॉक्टर साहब से ये पूछना था कि मुझे तकरीबन 1.5 साल की शुगर है, वो भी टाइप 2 की। मेरे जॉइंट में बहुत ज़्यादा शिद्दत से पेन रहती है। मैंने 3 मंथ वाला मतलब टेस्ट करवाया, उसमें 9 पॉइंट पे थी मेरी शुगर। तो अब तो मेरी शादी को मतलब 2.5 साल हुए हैं, कोई बेबी भी नहीं है, तो मुझे शुगर का मुझे काफी हाई रहती है। चलें जी, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का डॉक्टर साहब। जी बहुत शुक्रिया। बड़ा कॉमन ये मसला लोगों में देखने में आता है जब शुगर के हवाले से हम बात करें। मैं थोड़ा सा पहले HbA1c को आम जनरल पब्लिक के लिए एक्सप्लेन कर दूं कि ये क्या चीज़ है, क्योंकि मुख्तलिफ कॉलर्स ने इसका जिक्र किया है। तो ये एक टेस्ट है, जिस तरह से हम फास्टिंग में या खाने से 2 घंटे बाद शुगर चेक करते हैं, तो ये भी एक खून का टेस्ट है जिसमें गुजरे हुए 3 माह जो हैं उनके अंदर हमारा एक एवरेज ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो हम असेस कर सकते हैं कि जो गुजरा हुआ वक्त है, गुजरे हुए 3 माह हैं, उनके अंदर हमारे जिस्म में शक्कर की मिकदार कह लें या ग्लूकोज की मिकदार जो है वो कितनी रही होगी। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट टेस्ट है जिसको हम यूज़ करते हैं शुगर की तशख़ीस के लिए। तो उसकी जो नॉर्मल वैल्यूज़ हैं
वो तो है कि किसी भी सेहतमंद बंदे में इसकी वैल्यू 5.7% से नीचे होनी चाहिए। 5.7 जी बिल्कुल। और हमारी कॉलर की 9 पॉइंट, जी वो 9 पॉइंट जी बिल्कुल। अगर उससे ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि वो शुगर के मर्ज़ का शिकार है। अच्छा, ये 9 तो खैर बहुत ज़्यादा है। तो आमतौर पे तो ये होता है कि जब इतना ज़्यादा ऊपर चला जाता है HbA1c और आप बाकी दवाइयाँ भी खा रहे हैं, उसके बावजूद अगर आपकी शुगर कंट्रोल नहीं है, तो ये एक इंडिकेशन होती है कि जिस वक्त हम सोच रहे होते हैं कि इस पेशेंट को इंसुलिन पे शिफ्ट किया जाए। सही। लेकिन इनके सवाल का अगर मैं जवाब दूं तो साफ ज़ाहिर है कि जब सबसे पहला काम इनको ये करना होगा कि इनको अपनी डायबिटीज़ जो है इसको कंट्रोल करना होगा। उसमें फिर सारे तरीके, यानी कि अपनी दवाइयों के अलावा, दवाइयाँ एक फैक्टर हैं, सिर्फ दवाइयाँ इस डायबिटीज़ को कंट्रोल करने का सिर्फ एक छोटा हिस्सा है। इसके साथ जो दूसरी चीज़ें जिसकी हम बात की है कि फ़िज़िकल एक्टिविटी, अपने खाने पीने की एहतियात, और उसके बाद फिर अपना जितना आप अपने आप को मोबाइल एक्टिव और रखते हैं, तो वो सारी चीज़ें बड़ी इफेक्टिवली इसको कंट्रोल करने में मुआवन साबित होती हैं। बिल्कुल जी। और मैं चाहूँगी मज़ीद भी गुफ्तगू करें, लेकिन ब्रेक का वक्त हो गया। Sure. बिल्कुल छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। तो ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक सिटी एट 10 में एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। तो जी, ब्रेक में जाने से पहले बड़ा इंपॉर्टेंट डिस्कशन हो रहा था डायबिटीज़ के हवाले से, आपकी हेल्थ को प्रायोरिटाइज करने के हवाले से। लेकिन इससे पहले कि हम इस डिस्कशन की तरफ वापस जाएं, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि गोल लूटलो की तरफ से रोज़ाना आपको मौका दिया जा रहा है 100,000 रुपीज़ जीतने का, और साथ ही साथ बहुत सारे और इनाम भी आप जीत सकते हैं। आपने सिर्फ इतना करना है, जो QR कोड आपकी स्क्रीन पर आपको भी नज़र आ रहा है उसको स्कैन करना है और ऐप को डाउनलोड करना है, और गोल लूटलो खेलो और जीतो लीग में शामिल हो जाना है, जिसके बाद आप बहुत सारे इनाम भी जीत सकते हैं। और रोज़ाना आपको मौका दिया जा रहा है कि 100,000 रुपीज़ भी आप अपने नाम कर सकते हैं। बहुत सारे मौके मिलते हैं ज़िंदगी के अंदर, इस मौके को अवेल करना बहुत ज़रूरी है। लाजमी तौर पे आप अवेल करें और अपने आप को खेलो और जीतो लीग में शामिल कर लें। और ऑफ कोर्स गोल लूटलो की तरफ से बहुत अमेजिंग ऑफर है, स्कैन करें QR कोड और ऐप को डाउनलोड कर लें। तो जी, आगे बढ़ते हैं। कॉलर हमारे साथ मौजूद है, सबसे पहले कॉलर से बात कर लेते हैं और फिर हमारे डिस्कशन की तरफ जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। जी अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? जी ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। जी बताएं, क्या पूछेंगे? जी, डॉक्टर साहब से पूछना था कि मैं फॉर्मिल ले रहा हूँ X7 तो ये इसके कोई साइड इफेक्ट्स तो नहीं है ज़्यादा, या इसके मुतबादिल कोई और दवाई ले सकते हैं? दवाई का नाम दोबारा बताइएगा। टैजिप 50-500। ठीक है, देखें दवाइयाँ साइड इफ़ेक्ट्स के हवाले से देखा जाए तो कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट्स तो हर दवाई के होते हैं। इस दवाई की ये बड़ी सेफ दवाई है, लेकिन इसमें सिर्फ एक चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है कि इसको खाने के दौरान आप लें, क्योंकि इसके साथ बाज़ का मैदे के अंदर सोजिश होती है, जिसको गैस्ट्राइटिस हम अपनी ज़ुबान में कहते हैं। तो वो गैस्ट्राइटिस कई दफ़ा पेशेंट्स को तंग करता है और उस दवाई खाने से कई दफ़ा ज़्यादा भी होता है। तो उसका हल ये है कि आप इसको खाने के दौरान मिडल ऑफ द मील जो आप यूज़ करें। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। अदरवाइज ये बहुत अच्छी मौसर दवाई है। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे कॉलर का जिन्होंने कॉल की और बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल पूछा। कई दफ़ा सवाल जो होते हैं आपके जो हैं वो और भी बहुत सारे लोगों के होते हैं, तो याद रखें आपके सवाल बहुत ज़रूरी। नंबर स्क्रीन पर मौजूद होगा, कॉल करें और सवाल जो हैं डॉक्टर साहब से पूछे। एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, शुक्र अल्लाह का। तो जी बताएं, क्या पूछेंगे? जी बेटा, वो मैंने शुगर का पूछना था। वो मेरे ना पैर जो है ना उस पता नहीं चलता, जैसे सुइयां नहीं चलती ऐसे पैर हो जाते हैं, सुइयां चुभ रही हैं, जैसे वो चीज बज रही है अंदर। डॉक्टर साहब आप कुछ पूछना चाहेंगे? नहीं ठीक है, मैं इनकी बात समझ में आ गई है। तो बेसिकली जैसे हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, शुक्रिया कॉल करने का। माजरत डॉक्टर साहब। जी जी आप सॉरी, कि जब थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे कॉम्प्लिकेशंस की, तो ये जो बात कर रहे हैं ये भी एक कॉम्प्लिकेशन है जिसको हम न्यूरोपैथी कहते हैं, कि वो नर्व्स हैं, वो नर्व्स की जो कंडक्शन है उनका जो नॉर्मल अल्लाह ताला ने उनके जुम्मे काम लगाया हुआ है कि जो हमारी सेंसेशंस हैं उनको कैरी करती हैं। तो जब शुगर जब कुछ अर्सा तक मुसलसल ज़्यादा रहता है, यानी कि इसमें बड़े यानी ये इंपॉर्टेंट है कि कई दफ़ा पेशेंट जिस वक्त फ़र्ज़ करें अभी जो बात कर रहे हैं, ऐन मुमकिन है कि अगर ये पिछले 1, 1.5, 2 माह या 6 माह का रिकॉर्ड देखें तो हो सकता है इनकी शुगर लेवल्स बिल्कुल नॉर्मल हों। लेकिन अगर हम डे 1 से इसको असेस करें तो होता ये है कि जिन पेशेंट्स में शुरू के दिनों में वो अपनी डायबिटीज़ का ख्याल नहीं रखते, उन लोगों में ये कॉम्प्लिकेशंस का इंसिडेंस जो है वो ज़्यादा होता है। यानी ऐन मुमकिन है कि इस वक्त इनकी शुगर लेवल्स नॉर्मल हों, लेकिन जो पिछला गुजरा हुआ वक्त है, अगर उस दौरान में इनकी शुगर नॉर्मल नहीं रही
तो इस तरह की जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उन लोगों में ज़्यादा देखने में आती हैं। बिल्कुल। तो बेसिकली ये भी वो न्यूरोपैथी है कि जिसके साथ वो सेंसेशंस आहिस्ता आहिस्ता कम या अल्टर हो जाती हैं। कम में तो ये होता है ना कि जैसे महसूस ही नहीं हो रहा आपको, अल्टर होने में ये होता है कि कई दफ़ा आपको एग्जैजरेटेड रिस्पॉन्स मिल रहा होता है, यानी आपको ऐसे लग रहा है जैसे कोई नीचे चीज़ जल रही है, बहुत ज़्यादा बर्निंग है या बहुत ज़्यादा पेनफुल न्यूरोपैथीज भी होती हैं। तो इस तरह की कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, यानी कि इसमें किसी भी एंड पे पेशेंट जा सकता है, या तो बिल्कुल महसूस ना कर रहा हो, यहाँ तक कई दफ़ा होता है कि पेशेंट ने पाँव में जूता पहना हुआ है, वो चल रहा है, जूता निकल के पीछे रह गया और वो पेशेंट चलता जा रहा है, उसको अंदाज़ा नहीं होता कि उसके पाँव से जूता निकल चुका है। इन्हीं कॉम्प्लिकेशंस के बारे में हम चाह रहे थे कि डिटेल में भी बात हो सके, जो कि हमारे कॉलर्स ने ऑलरेडी मेंशन कर दिया। एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, मेरा नाम जाहिदा है जी। कैसे हैं आप? मुझे ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। जी जी बताएं, पूछिए। ना शुगर 10-12 साल से है, 5-6 के दौरान रहती है, तो लेकिन ना पिछले दिनों में मुझे ये मेटे का प्रॉब्लम था तो शुगर की मेडिसिन बंद कर दी, तो उससे ना मैं अब इंसुलिन नोवावैक्स लगाती हूँ 30 यूनिट सुबह और 18 रात को, लेकिन मेरा दिल खराब होता रहता है सारा दिन, ऐसे जैसे उल्टी आनी है। बिल्कुल, बस ये पूछना था। तो डॉक्टर साहब आप कोई चीज़ पूछना चाहते हैं? जी नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का। डॉक्टर साहब जवाब। अच्छा, ऐसा है कि शुगर का मर्ज जो है ना, ये ऐसा मर्ज है जो जिस्म के किसी हिस्से को स्पेयर नहीं करता। इसकी जो पेचीदगियां हैं, कॉम्प्लिकेशंस जो हैं, ये जिस्म के हर हिस्से पे असरअंदाज होती हैं। तो जिस तरह से बात कर रही थी कि इनका प्रॉब्लम जो है वो घबराता है, दिल घबराता है, तो बेसिकली ये चीज़ भी, यानी कुछ तो शुगर कंट्रोल ना होने के साथ इसका ताल्लुक है और कुछ इसका ताल्लुक जो ये दवाइयाँ शुगर के लिए इस्तेमाल कर रही हैं उसके साथ ताल्लुक है। अभी ये बात कर रही थी कि इन्होंने इंसुलिन लेना छोड़ दी, तो बुनियादी तौर पे दवाई बंद करना जो है वो मसले का हल नहीं है। उसके लिए इनको चाहिए कि अपने डॉक्टर से रुजू करें और वो इनकी जो डोज है, खा वो इंसुलिन है या ओरल मेडिसिन ये ले रही हैं इसके डायबिटीज़ कंट्रोल करने के लिए, उसके साथ कुछ ऐसी दवाइयाँ जो इनके मैदे का और या दूसरे जो भी इनके प्रॉब्लम्स हैं उनका हल हो सकता है, लेकिन उसमें सिर्फ डोज एडजस्टमेंट की ज़रूरत होगी। दवाई बंद करना मसले का हल नहीं है। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा कि दवाई बंद करना मसले का हल नहीं होता, तो डॉक्टर के पास जाएं और डॉक्टर हमेशा बेहतर तरीके से जो है वो इसमें डोज एडजस्टमेंट बड़ा है। हम कतराते हैं डॉक्टर के पास जाने से, बताते हैं कि ये ट्रेंड बदलने की जरूरत है, डॉक्टर के पास जाना चाहिए। जिसका काम हो वो बेहतर जानता है, हम खुद डॉक्टर बन जाते हैं और सारा काम वहाँ पे जो है वो खराब हो जाता है। जब तक डॉक्टर के पास जाते हैं काम बहुत बिगड़ चुका होता है। और कॉम्प्लिकेशंस के हवाले से हम बात कर रहे थे, कुछ तो हमारी कॉलर्स ने मेंशन किए, न्यूरोपैथी के हवाले से भी हमने बात की, उसके अलावा नमनेस के हवाले से भी बात की, और भी क्या जी बिल्कुल, इसमें जो कॉमन कॉम्प्लिकेशंस जिनके मरीज शिकार होते हैं उसमें एक चीज़ें जिनको हम मेडिकली जिस तरह से हम कैटेगराइज करते हैं कि एक तो यह है कि वो वाली कॉम्प्लिकेशंस जो खून की बड़ी नालियों को मुतासर करती हैं और उसकी वजह से फिर कॉम्प्लिकेशंस का पेशेंट शिकार होते हैं। उसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट जो है हार्ट अटैक, हम रोज़ सुनने में आता है, देखने में आता है। अच्छा, उसके पीछे भी डायबिटीज़ है, यानी हार्ट अटैक्स के इंसिडेंस जो है डायबिटिक्स में बहुत ज़्यादा है। नंबर 2 फालेज, जो स्ट्रोक कह सकते हैं, इसमें भी ऐसे ही होता है कि जो ब्रेन के अंदर आपके खून सप्लाई करने वाली ब्लड वेसल्स हैं उनके अंदर कोलेस्ट्रॉल या इस तरह के बहुत सारे दूसरे मवाद जो है इकट्ठा हो जाता है और उसके इकट्ठा होने से उस एरिया की ब्लड सप्लाई जो है वो उसमें कमी आ जाती है। जितनी उसकी डिमांड है उस डिमांड के मुताबिक उसको ब्लड सप्लाई जो है वो नहीं पहुंच पा रही। तो ये दोनों चीज़ें, अगर वो हार्ट का एरिया मुतासर हो रहा है तो वो आपको हार्ट अटैक की शक्ल में ये रिफ्लेक्ट होगा, अगर ब्रेन आपका मुतासर हो रहा है तो आपके फालिज की शक्ल में ये रिफ्लेक्ट होगा। अच्छा, इसके साथ जो खून की बारीक नालियाँ, छोटी नालियाँ जो बड़ी नालियों से हट के जिनके कॉम्प्लिकेशंस का शिकार जो डायबिटिक्स होते हैं, तो उसमें बड़ी आम सी एक है गुर्दों का मुतासर होना, कि ऐसे लोग जिनको डायबिटीज़ है, जब उनकी डायबिटीज़ को कुछ अर्सा गुजर जाता है और ख़ास तौर से अगर वो शुरू के दिनों में उन्होंने अपनी डायबिटीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा वो संजीदगी से उन्होंने उसको नहीं लिया और उसका इलाज नहीं करवाया या उसके लिए अपनी लाइफस्टाइल को मॉडिफाई नहीं किया, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है इसके कंट्रोल के लिए। यानी दवाइयाँ बाद में आती हैं, सबसे पहले आपने अपना लाइफस्टाइल मॉडिफाई करना है। उसमें यही चीज़ें हैं कि जी आपने अपनी खुराक में किस तरह से एहतियात करनी है, आपने अपनी फिजिकल एक्टिविटी को कैसे बढ़ाना है। तो उन लोगों में
गुर्दों का बेसिकली गुर्दे जो हैं ये हमारा एक निज़ाम इखराज है कि जो फासद मादे हैं उसको ये फ़िल्टर करके फासद मादों को बाहर निकाल देता है। जो जिस्म के काम की अशिया हैं वो वापस खून में शामिल हो जाती हैं। तो गुर्दे सबसे ज़्यादा मुतासर होते हैं जो जिन लोगों को शुगर होती है। बिल्कुल। एंड लिवर ऑफ कोर्स इतनी सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं, मैं चाहूँगी जितनी भी हम कवर कर सकें ज़रूर करें। कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। कॉल ड्रॉप हो गई, आप दोबारा कॉल कर सकते हैं और डॉक्टर साहब से सवाल जो है अपने पूछ सकते हैं। डॉक्टर साहब, कॉम्प्लिकेशंस कुछ और भी हैं, लिवर के हवाले से हम बात करें तो? जी बिल्कुल, लिवर भी, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा आंखों के बारे में बताना चाहूँगा कि रेटिनोपैथी एक कॉम्प्लिकेशन है इसी डायबिटीज़ की, जो कि जिस तरह से गुर्दों के मसाइल बहुत ज़्यादा है तो इस तरह से आँख के पर्दे पे जो चेंजेस आती हैं उसके लिए मैं मशवरा दूंगा कि जो भी डायबिटिक्स हैं उनको साल में एक मरतबा कम अज़ कम अपनी आँखों का मुआयना, जिसमें आँख के पर्दे का मुआयना शामिल है, तो किसी भी आई स्पेशलिस्ट से वो लाजमी करवाएं, ताकि ये वो कॉम्प्लिकेशन है जो कई दफ़ा बहुत देर से रिफ्लेक्ट होती है, देर से उसका पता चलता है। लेकिन अगर आप सीरियसली हर साल अपना मुआयना करवा रहे हैं तो आप इसको जल्दी इसका पता चला सकते हैं, और साफ ज़ाहिर है कि जितना जल्दी पता चलेगा आप उसको बेहतर तरीके से मैनेज भी कर सकते हैं। तो ये चीज़। नंबर 2, लिवर आपने बताया, तो बड़ी आजकल एक कॉमन टर्म यूज़ होती है फैटी लिवर। तो फैटी लिवर डायबिटिक्स में बड़ा कॉमन है, क्योंकि जैसे हमने पहले बात की है कि डायबिटीज़ एक ऐसा मर्ज़ है जो जिस्म के किसी हिस्से को स्पेयर नहीं करता। जिस्म के अंदर जो मेटाबॉलिक निज़ाम है उसके अंदर इतनी सारी तब्दीलियाँ आती हैं। अब लिवर बॉडी का सबसे बड़ा मेटाबॉलिक फैक्ट्री है कह लें, तो वहाँ पे भी बहुत सारी तब्दीलियाँ आ रही होती हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे फैट्स की डेपोजिशन जो है वो बढ़ जाती है, वहाँ पे फैट्स ज़्यादा मिकदार में इकट्ठा होना शुरू हो जाती हैं। अच्छा, उसके इकट्ठा होने से होता ये है कि आपका लिवर ग्रेजुअली, यानी कि वो एकदम में सारा कुछ नहीं चेंज होता, लेकिन ग्रेजुअली उसके अंदर बहुत सारी तब्दीलियाँ आके उसका वो आपके निज़ाम हज़ाम को ख़राब करता है, आपके बहुत सारे दूसरे अफ़ाल जो हैं उन पे असरअंदाज होता है, जिसमें कोलेस्ट्रॉल, क्योंकि वो उसकी फॉर्मेशन बेसिकली लिवर के अंदर हो रही होती है, और अल्टीमेटली वो कोलेस्ट्रॉल का ज़्यादा होना फिर वो खून की नालियों के अंदर जमाव का बायस बनता है, जो फिर फालज और हार्ट अटैक और इस तरह की बहुत सारी, तो यानी ये सारी चीज़ें बुनियादी तौर पे इंटरलिंक्ड हैं, कोई इंडिपेंडेंट नहीं है। सबसे पहले जो स्टार्ट होता है वो बेसिकली डायबिटीज़ से होता है, और उस डायबिटीज़ जब जैसे जैसे वो आगे बढ़ती जाती है उस अपने पंजे जो है ना वो जिस्म के अंदर गाड़ती रहती है, और कॉम्प्लिकेशंस डे बाय डे जो है वो ज़्यादा होती रहती हैं। तो बुनियादी नुक्ता जो इस पर मैं एम्फोसाइज़ करना चाहूँगा वो यही है कि जैसे ही आपको पता चले कि आपको डायबिटीज़ है, या उससे पहले अगर प्री डायबिटिक आप हैं, तो पहले दिन से अपना लाइफस्टाइल जो है वो मॉडिफाई करना, उस पर सोचें कि कैसे आपने उसको मॉडिफाई करना है। और कोई मुश्किल काम नहीं है, सिर्फ आपने अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी बढ़ानी है, अपनी खुराक में नज़र रखनी है कि कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जिसको खाया जाए, किन से एहतियात की जाए, किन का बिल्कुल इस्तेमाल ना किया जाए। और उसमें ख़ास तौर से बेकरी की अशिया जो बड़ी नटोरियस हैं डायबिटीज़ के हवाले से अगर हम देखें, तो फिर कोला ड्रिंक्स, ये इनका रोल बहुत डेवास्टेटिंग इफेक्ट है उनका। बिल्कुल सही। एंड बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक, एक्चुअली मैं चाहती थी कि हमारे पास और वक्त होता, और हम लाजमी तौर पे डॉक्टर साहब आपके साथ एक और सेशन अरेंज करेंगे, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत सारी चीज़ें जो कि हम कवर नहीं कर पाए, और बहुत इंपॉर्टेंट एडवाइस, लेकिन आपने जो सवालात का भी जवाब दिए, बहुत अच्छी एडवाइस लोगों तक गई। लाइफस्टाइल अच्छा रखें अपना। और डॉक्टर साहब आपको बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला हमारे लिए, हमारी ऑडियंस के लिए। बहुत ही अच्छे और पॉजिटिव मशवरे। अपनी सेहत का ख्याल रखें। आज के प्रोग्राम का वक्त यहाँ पे ख़त्म होता है, तो जी मैं मिलूंगी आपसे अगली दफ़ा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।